ये हिस्ट्री का फंडा बड़ा ही खतरनाक है। हिस्ट्री लोगों को समझ में नहीं आती है, खासकर क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए। क्लास 11th और 12th के बच्चे जो हाल फिलहाल अभी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान लेके आया ई पाठशाला चैनल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिसमें क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए कंप्लीट सीरीज दी गई है। इस कंप्लीट सीरीज में आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन विद एग्जांपल, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज और सारे चैप्टर की एक प्लेलिस्ट हमने आपके लिए तैयार की हुई है। आप जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों को वॉच आउट करिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे ऐप पे जुड़ सकते हैं। इस ऐप पे आपको सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस होने वाला है। सो आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, जल्द से जल्द जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, ये सारा एक्सेस आपको वहाँ पे मिलने वाला है। सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज विजय। आप सभी लोगों का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में बहुत बहुत स्वागत। क्लास 12 के बच्चे जो इस बार 11th क्लास से 12th क्लास में गए हैं और 2023 और 24 का लेक्चर सीरीज अटेंड करने जा रहे हैं, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। वीडियो लेक्चर ठीक है, उसके बाद चैप्टर आपको काफ़ी और अच्छा समझ में आएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को कहीं ना कहीं ये पता हो कि अगर बीसी और एडी के बारे में नहीं पता है, तो थोड़ा सा मैं ज्ञान देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री सीखने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है। और चैप्टर तो बेसिक चीज़ें होती रहती है। थोड़ा सा समय लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ऐसा कहा जाता है कि 0 से कुछ हज़ार साल पीछे और 0 से कुछ हज़ार साल आगे अगर आप जाते हैं तो समय बदल जाता है। 0 से अगर हम 2600 साल पीछे जाए तो लगभग ऐसा ये कहा जाता है कि ये वाला टाइम पीरियड क्लास फर्स्ट में देखने को मिलेगा, जैसे हम BC ही बोलते हैं। 0 से अगर हम लोग इतने हज़ार साल आगे आ जाए तो इस समय हम लोग जी रहे हैं। यानी कि 0 से जितना समय आप आगे जाते रहेंगे आपका समय प्लस होता चला जाएगा, जितना 0 से आप पीछे आते रहेंगे उतना आपका समय माइनस होता चला जाएगा। यानी कि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले, जो हड़प्पा सभ्यता जिसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं, इस सभ्यता की सबसे यूनिक बात जो हमें देखने को मिलती है वो यही है कि कहीं ना कहीं ये सिविलाइजेशन 2600 BC से लेकर 1900 BC में मैच्योर हुई थी। मैच्योर बोले तो क्या होता है? देखो, हिस्टोरियन को किसी को बिल्कुल परफेक्ट नहीं पता है कि एग्जैक्टली यही टाइम पीरियड है, लेकिन कार्बन डेटिंग करके जिसके हिसाब से हमें समझ में आया तो हमने कहा लगभग इसके आसपास का टाइम पीरियड हो सकता है। बट हिस्टोरियंस का मानना है कि शायद से अर्ली हड़प्पन कल्चर भी रहा होगा जो 2600 BC से पहले भी था, क्योंकि आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि 0 से अगर हम लोग 3200 साल पीछे जाएं तो हमें कहीं ना कहीं इराक के अंदर एक और सभ्यता मिलती है। और क्लास 11th के बच्चे जिन्होंने मुझसे हिस्ट्री पढ़ी होगी उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि ये पूरी तरीके से क्लास 11th की हिस्ट्री जो है उसमें मेसोपोटामिया के बारे में बताया गया है, और इस बार वो 11th क्लास में भी आ रहा है। मेसोपोटामिया, उसका कॉन्टेम्परेरी टाइम पीरियड कहीं ना कहीं आपको हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलता है। तो क्योंकि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो है वो लगभग 3200 BC की टाइम पीरियड की बात है, और जबकि हड़प्पन सिविलाइजेशन 2600 BC की टाइम पीरियड की बात है। तो इस हिसाब से अगर हड़प्पा सभ्यता 2600 से लेके 1900 के बीच में अगर मैच्योर हुई होगी तो उससे पहले ये सभ्यता रही होगी, जो कह सकते हैं धीरे धीरे फल फूल रही होगी। लेकिन मैच्योर होने का टाइम पीरियड उसका ये था। अब मैच्योर का मतलब क्या होता है? जैसे हम परिपक्व कहते हैं। मैच्योर का मतलब सिंपल शब्दों में ये होता है कि जिस टाइम पीरियड पे लोगों ने एस्टैब्लिश सेटलमेंट कर लिए थे, एक जगह रुक गए थे, खेती करनी चालू कर दी थी, उसे हम एस्टैब्लिश्ड बोलते हैं। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एंड देन लेट हड़प्पन कल्चर, यानी कि 1900 BC के बाद जब ये हड़प्पा सिविलाइजेशन धीरे धीरे खत्म होने लग गई तो उसे हम क्या कहते हैं? लेट हड़प्पन कल्चर बोलते हैं। इस टाइमलाइन को एनसीईआरटी में मेंशन नहीं करा गया है, लेकिन ई पाठशाला में आपको बिल्कुल बेसिक समझ में आएगा और बहुत बारीकी बारीकी चीज़ें बताऊंगा जो आपको समझ में आती रहेगी। तो ये तो था हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड के बारे में। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना ज़रूरी है। एनसीईआरटी बताती नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स हम अपने पीपीटी के माध्यम से आपको ये चीज़ें बता रहे हैं। दूसरे स्टेप की अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स दे रखी है हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड। लास्ट ईयर यहाँ पे एक क्या कहते हैं कोई इनमें से एक साइट है, रंगपुर है, रोपर है, या कोई एक साइट है जो, अच्छा ये वाली साइट थी मेरे ख्याल से,
7 और नहीं, कोई साइड इसमें एडिट नहीं हुई है, ठीक है। कोई साइड आई थिंक बार बार आ रही थी, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, रोपर, हड़प्पा, गैनरवाल और उसके बाद चामुंड्रू, मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो में नहीं है, कोट दीजी, रंगपुर, ठीक है, सारे लगभग सेम है, ठीक है। अब ये मैं आपको क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एनसीईआरटी ने बुक में ये चैप्टर का ये वाला हिस्सा दे रखा है और काफी कुछ समझाने की कोशिश करी गई। बार बार आपको इस चैप्टर के ऊपर इन चीजों पे सेटलमेंट जानना जरूरी है क्या। देखिए, जैसे जैसे हड़प्पा सभ्यता मिली, शुरुआती समय में जो भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के व्यक्ति थे, अब भाई काफ़ी लेट टाइम पीरियड था, 1861 के टाइम पीरियड में तो ये बना ही बना था। बनने के बाद अलेक्जेंडर कनिंघम को धीरे धीरे चीज़ें मिलनी चालू हुई। देन फाइनली ये पता चला कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सिविलाइजेशन है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें समझ में आया कि कोई बहुत पुरानी सभ्यता सामने निकल के आई है। धीरे 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 आज़ादी के बाद भी जो भारत के हिस्सों में आए, आज़ादी के बाद जो पाकिस्तान के हिस्सों में आए, लेकिन सबसे पहले तो हमने पाकिस्तान के हिस्सों में हड़प्पा और मोहनजोदारो को खोज निकाला था। लेकिन जब भारत पार्टीशन हुआ तो उसके बाद हमने कई सेटलमेंट्स ढूंढे, लेकिन जिनमें से ये सेटलमेंट्स आपको पेपर में फिल करने के लिए आते हैं। कालीबंगन, लोथल, राखीगिरी, धोलावीरा, रोपर, हड़प्पा, उसके बाद ये गहनवाल वाला ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा नहीं, लेकिन है चाउनहुद्रो, और उसके बाद यहाँ पे सुत का जो भी है दौर ये भी है, मोहनजोदारो है, बालाकोट है, कोट दीजी, रंगपुर, नागेश्वर, ऐसे बहुत सारी साइट्स है। लेकिन कुछ साइट्स के नाम मैंने आपको ढूंढ के निकाल दिए, जिससे आपको ये समझना ज़रूरी है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जब ढूंढनी शुरू कर दी गई तो हर एक साइड से हमें एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिली। इससे हमें ये समझ में आया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग कितने ज़्यादा मतलब एक्सप्लोरिव व्यक्ति थे, कितने ज़्यादा उनको उस टाइम पीरियड पे लिपस्टिक का पता था, उनको उस टाइम पीरियड पे हॉर्स राइडिंग का पता था, उनको उस टाइम पीरियड पे लोगों को एनिमल को डोमेस्टिकेट करना आता था, उनको एग्रीकल्चर का पता था, उन्होंने क्या क्या उगाया वो भी हमें पता चला, ग्रेनेज सिस्टम कितना अच्छा था, उनका रिलीजियस प्रैक्टिस भी हमें समझ में आया, वगैरह वगैरह चीज़ें, सब कुछ हमने बेसिक बातें समझनी चालू कर दी। और यही साइड नहीं है, और भी साइड्स हैं जो एनसीईआरटी में दी है, लेकिन हमें ज़्यादा समझना है। किन के बारे में, कुछ इन इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में समझना है, मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा और बनावली। अगर आप इसको एनसीईआरटी के मैप में, इंडिया के मैप में लोकेट कर पाएंगे तो मैं आपको बता दूं कि आप उन सभी लकी व्यक्ति में से हैं जिनको पता है कि ये साइट्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे चैप्टर की गहराई बढ़ती चली जाएगी आपको एक एक चीज़ समझ में आने लग जाएगी। हालांकि अभी इन साइट्स को हम इनके ओरिजिनल नेम से नहीं जानते, ओरिजिनल नेम इनका कुछ और है। जैसे कालीबंगन राजस्थान के कुछ प्लेसेस में है, लोथल गुजरात में है, चाउनहुद्रो कहीं और है, धोलावीरा कहीं और है, बनावली कहीं और है, लेकिन पुराने नाम इनके यही थे। कुछ साइट्स है ना, बहुत सारे रैंडमली ऐसा कहते हैं कि 150 से 200 सेटलमेंट्स मिले हैं हमें। मिच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन जब हुई थी 150-200 सेटलमेंट बहुत होते, सेटलमेंट हमें मिले थे, लेकिन ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हमें जाननी जरूरी थी। अब ये वाली चीज़ मैंने यूपीएससी से उठाई है। बच्चों को किसी को अगर अच्छी तरीके से आपका नेट है तो देख लीजिएगा, मैं इसको अपने वेबसाइट पे भी डाल दूंगा, आप सभी लोगों को आसानी से समझ में आ सके कि ये है क्या। मैंने इसमें लिखा हुआ है कि हड़प्पा को अगर किसी ने ढूंढा तो किसने ढूंढा, उसके बाद मोहनजोदारो को किसने ढूंढा, उसके बाद यहाँ पे सुत कांगड़े दौड़ किसने ढूंढा, चाउनहुद्रो किसने, अमरी किसने ढूंढा, है ना, कालीबंगन किसने ढूंढा, लोथल, और यहाँ पे सूर कोतादो, बनावली एंड धोलावीरा। और इवन मैंने इसमें ये तक बताने की कोशिश करी है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली। फायर ऑल्टर जैसे बोलते हैं, अग्निवेदी, जो एनसीईआरटी के बिल्कुल लास्ट पेज पे बहुत छोटी सी लाइन में लिखा हुआ है, जिससे हमें उनके रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में पता चलता है, वो हमें कहाँ मिला था। अगर आप ढूंढ के बताते तो मुझे कमेंट मार देना, मैं बता दूंगा। फायर ऑल्टर जी, आपने मेरी वीडियो बड़ी ध्यान से देखी है और ऑफकोर्स आपको पता है, आपने यहाँ से ढूंढ के निकाल दिया, तो ये थोड़ा सा जानना जरूरी है। ये थोड़ा सा क्यूरियोसिटी के लिए, अगर आप देखो एनसीईआरटी की बेसिक बातें जानना चाहते हो तो एनसीईआरटी की बुक में है, लेकिन थोड़ा बहुत डीपली भी आपको समझ में आना जरूरी है। लिपस्टिक के निशान एनसीईआरटी ने 2019 के पेपर में पूछ लेते कि क्या लिपस्टिक हड़प्पा सभ्यता के अंदर मिली थी। अब 12th क्लास वाला बच्चा कहेगा लिपस्टिक के बारे में तो कोई मेंशन ही नहीं है, पर है मेंशन। अब वो कैसे, कुछ अलग शब्दों में, यही तो आपको समझना है, यही चीज आपने पढ़नी है और यही चीज हमें देखने को मिलेगी। तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता चला जाएगा हमें मेजर डेवलपमेंट पता चलते चले जाएंगे कि अलेक्जेंडर कौन थे, जॉन मार्शल कौन थे, आर.एम. व्हीलर कौन थे, आर.एस. राव कौन थे, बी.बी. लाल कौन थे, बी.के. थापर कौन थे, एम.आर. यहाँ पे मुगल लिखा हुआ है,
RS बिस्ट कौन थे, इन्होंने क्या क्या चीज़ें करी, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। और सब कुछ बताऊंगा, बहुत डीपली बताऊंगा, बिगिनिंग से बताऊंगा, इतिहास बताऊंगा, फ्यूचर बताऊंगा, इस हड़प्पा सभ्यता का अभी क्या है। अभी भी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। अभी रिसेंटली दिल्ली के एक स्टूडेंट ने ये प्रूफ करके दिखा दिया, वो IIT था, कि शायद से ये लोग कहीं ना कहीं एलियन भी हो सकते हैं। इनकी हाइट, जो अभी आपकी NCERT के लास्ट पेज पे कवर के अंदर एक व्यक्ति लेटा हुआ है, उसकी हाइट को भी मेजर करने के बाद ये बताया कि इससे बड़े भी मनुष्य हुआ करते थे जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर मिले। सो बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं जो NCERT आपको बताने की कोशिश करें, लेकिन NCERT को बड़ा डीपली पढ़ना, एनालाइज करके पढ़ना, बड़ा मज़ा आएगा। सो दिस इज इट। आप सभी लोगों को सेटलमेंट्स के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से काफ़ी अच्छी जानकारी मिल चुकी थी कि सही मायने में इंडस वैली सिविलाइजेशन आज से कई हजार साल पहले बसी हुई थी, लेकिन ऐसी सिविलाइजेशन थी जिससे हमें एक चीज़ तो क्लियर हुई थी कि सेटलमेंट जो थे, ये जो सेटलमेंट थे, ये पूरी तरीके से उस टाइम पीरियड पे कृषि पर बेस्ड थे। ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर जैसी व्यवस्थाएं किया करते थे, ज़्यादातर लोग मिट्टी के ही बर्तन बनाया करते थे। सेटलमेंट ज़्यादा बड़े हमें देखने को नहीं मिले कि मतलब इसमें 3-3 फ्लोर की बिल्डिंग्स हमें देखने को मिली थी। हाँ, इसके अलग अलग फीचर्स हमें ये देखने को मिले कि यहाँ पे थोड़े बहुत क्राफ्ट के काम होते थे। क्राफ्ट के काम बोले तो थोड़ी बहुत मूर्तियाँ बना देना, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मनके बना देना, थोड़ी बहुत मालाएं बना देना, और उसके बाद मिट्टी से बने हुए बर्तन की स्पेशलिटी हमें उस टाइम पीरियड पे देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब ये कि थोड़े बहुत ये लोग स्किल क्राफ्ट तो थे, इन्हें स्किल की नॉलेज थी काफ़ी अच्छी, क्राफ्टिंग के बारे में काफ़ी अच्छा जानते थे, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आप सभी लोग जो बच्चे 12th क्लास में ना, और जो फाइन आर्ट पढ़ते हैं, फाइन आर्ट के सब्जेक्ट के लिए आप याद रखना, जब आप फाइन आर्ट का सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो उसको भी आपको हिस्ट्री के इसी हड़प्पा सभ्यता से ही शुरू करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्राफ्टिंग की शुरुआत और स्केलिंग की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत से ही हुई थी। तो इस हिसाब से NCERT की सिर्फ एक लाइन से हमें समझ में आ जाता है कि जब डिस्टिंक्ट पोइट्री मिली, हमें अलग अलग तरीके के मिट्टी के बर्तन मिले, उस मिट्टी के बर्तन पे हमें अलग अलग तरीके की बनी हुई मूर्तियाँ, अलग अलग तरीके की बने हुए कलाकृतियाँ मिलती है, आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि भाई साहब ये बंदे कुछ अलग ही लेवल के थे। हाँ, सेटलमेंट्स स्मॉल मिले, कोई लार्ज बड़ी बिल्डिंग नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे अर्ली एंड मैच्योर हड़प्पन कल्चर्स के बारे में बताया हुआ है। इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप इस पे फोकस करेंगे कि मैच्योर हड़प्पन साइट्स कौन सी थी। सिंध बोले तो पंजाब, और सिंध बोले तो क्या कहते हैं पंजाब, और चौलिस्तान आई थिंक हरियाणा और पंजाब के कुछ पर। सिंध आपका हो गया क्या कहते हैं पंजाब के आसपास का इलाका, और चौलिस्तान आपका थोड़ा बहुत पाकिस्तान के आसपास का इलाका हो जाता है। तो इस हिसाब से ना, इस हिसाब से आपको थोड़ा सा बेसिक समझना है कि सेटलमेंट्स हमें कौन कौन से और कहाँ कहाँ पे मिले। 65 सिंध में मिल गए, और उसके बाद चौलिस्तान में 136 मिले, लेकिन टोटल नंबर ऑफ साइट्स 239 और सिंध के अंदर 106। NCERT ने एक बार ये पूछ भी लिया था कि बताइए कि टोटल साइट्स कितनी मिली। अब भाई इतनी बड़ी पाकिस्तान है, इतना बड़ा इंडिया है, अब उसमें सेटलमेंट्स, छोटे छोटे सेटलमेंट्स है, पर साइट्स कितनी मिली, इतनी आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। इसीलिए तो ये कॉलम दिया जाता है कि बच्चों को पता होना ज़रूरी है कि कहाँ पे टोटल साइट्स मिली, अर्ली टाइम पीरियड पे कितनी मिली थी और मैच्योर टाइम पीरियड पे कितनी मिली। अर्ली टाइम पीरियड वही 2600 BC से पहले वाला टाइम पीरियड, और मैच्योर टाइम पीरियड वही कि 2600 BC के बाद का टाइम पीरियड। तो इस हिसाब से हमें यह समझ में आया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, उसमें टोटल सेटलमेंट चौलिस्तान और सिंध के अंदर अलग अलग थे। अब सोचिए कि इतना बड़ा सोसाइटी, इतना बड़ा सेटलमेंट अलग अलग जगहों पे हो रहा है, तो इन बंदों में कुछ ना कुछ तो खासियत थी, कुछ ना कुछ खासियत थी जो आपको NCERT बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। अब क्योंकि ये लोग मानव जाति से अपने आप को डेवलप करके इंसानी रूप में ला चुके थे, इन्हें समझ में आ चुका था कि भैया लंबे समय तक हंटिंग नहीं चलेगी, मांस सड़ जाता है, ठंडी के टाइम पीरियड में काम आ जाता है, लेकिन बाद में तो बच्चे और बीबी और बूढ़े में, बुढ़ापे में लोग मर ही जाएंगे, और बीवी बच्चों को खिलाएंगे क्या। इस हिसाब से हिस्टोरियंस ने पता लगाया कि शायद से ये लोग 3-4 चीज़ों से ही उस टाइम पीरियड पे हंटिंग या गैदरिंग किया करते थे। तो ये थोड़ा सा आपको वैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कहा जाता है कि अगले टाइम पीरियड पे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कहीं बसे होंगे, कहीं रुके होंगे, तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने हंटिंग करना छोड़ दिया होगा,
लोगों का उस टाइम पीरियड पे सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी ऑफ द पीपल, यानी कि कैसे चीज़ों को निर्वाह करने का तरीका था, वो आप देख सकते हो। जैसे नंबर 1 था हंटिंग एंड द कल्टीवेशन, उसके बाद पेस्टोलिज्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हंटिंग, क्या हंटिंग करना छोड़ देंगे? नहीं। अगर ये लोग उस टाइम पीरियड पे, आज से 2600 नहीं, अगर मैं 0 से 50,000 साल पीछे जाऊंगा तो आग का आविष्कार हो चुका था, और उस समय खेती वेती नहीं करते थे, लेकिन शिकार ही करते थे, मांस पका के खाते थे। लेकिन समय बदला, लोगों ने कहा कि ठीक है, इनको लंबे समय तक नहीं मार सकते पर मच्छियों को तो मार सकते हैं, इसलिए ज़्यादातर सेटलमेंट जो है आपको नदियों के पास ही मिलेंगे, इसलिए मच्छी को मारने का इनका सिस्टम काफ़ी अच्छा था। उसके बाद गैदरिंग का प्रोसेस था। गैदरिंग बोले तो जब मार के नहीं खा सकते तो वही सूखे बेर, मूलियाँ हैं, उसके बाद खजूर है। खजूर से याद आया, यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन आया था, खजूर के बारे में पूछा हुआ था कि बताइए कि खजूर का इस्तेमाल ये लोग क्यों करते थे। ऑफ कोर्स उस टाइम पीरियड पे आपके शरीर को गर्म रखने के लिए, आजकल तो लोग रम वम का पैक मार लेते हैं, लेकिन उस टाइम पीरियड पे क्या था, उस टाइम पीरियड पे शरीर को गर्म करने के लिए उस टाइम पीरियड पे इनके पास खजूर होता था, इसलिए खजूर का इस्तेमाल होता था। अंडों का इस्तेमाल होता था। उसके बाद ऐसा नहीं था कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ करते थे, स्केविंग भी करते थे। जैसे मान लो कोई मरा हुआ मांस मिल गया, कुछ और मिल गया, तो साफ़ सुथरा करके अगर रखा जा सकता है तो रख सकते हैं। बाकी एग्रीकल्चर तो एक ऑप्शन था। तो यहाँ पे हिस्टोरियंस ने ये पता लगाया कि ज़्यादातर ये लोग प्लांट, एनिमल, फिशिंग, एग्रीकल्चर, इन चीज़ों पे ही बेस्ड रहते थे। इस हिसाब से 2 ही चीज़ों पे बेस्ड होते थे, प्लांट पे या एनिमल पे खाने के लिए। प्लांट पे अगर रहते थे तो ज़्यादातर हमें वीट, गेहूँ, बार्ले, क्या लिखा हुआ, लेंटाइज्ड, सॉरी माय मिस्टेक, जो भी है आप इसको देख लीजिएगा। दूसरे और भी हैं, एंड देन एनिमल्स पे बेस्ड चीज़ें, कैटल है, फिश है, फॉल है, शीप है, गॉट है, बुफेलो है, पिग है, बोर है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, हिस्टोरियंस को कैसे पता चला ये? तो दोस्तों इसके ना स्पेशलिस्ट होते हैं, जो अगर मान लीजिए कि गेहूं का हल्का सा छिलका भी इनको मिल जाता है कहीं पे ना, तो उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें मिलती थी। क्योंकि प्लांट्स के ना, गुजरात में हमें मिलेट्स के प्रूफ मिले हैं, राइस के भी हमें कहीं कहीं प्रूफ मिले हैं, और उसके बाद हमें इसको किसने बताया? आर्कोबोटानिस्ट ने बताया। पुरातत्व वनस्पति शास्त्री जो होते हैं उन्होंने प्लांट के बारे में बताया। दूसरा जो एनिमल प्रोडक्ट होते थे, जिन्होंने कहा कि या तो इनको पालते होंगे या तो इनको खाते होंगे, ये चीज़ हमें बताई कि इन लोगों ने, वो बताया आर्कोजूलॉजिस्ट ने। अब इनके बीच में डिफरेंस भी आता है, इतना ध्यान रखिएगा। और ज़रूरी नहीं कि एनसीईआरटी ये बता रही है तो सिर्फ यही मिला होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी जो एनसीईआरटी शायद से आपको इसलिए नहीं बताना चाहती कि इतनी किताब ज़्यादा मोटी ना हो जाए कि बच्चा फिर समझ ना पाए, है ना। तो इसीलिए वो इतना ज़्यादा डीपली नहीं बताना चाहती है। तो आप ये देख सकते हो, ये वो प्लेसेस है एनसीईआरटी में दिखाया हुआ है। एरिया ऑफ अर्ली हड़प्पन ऑक्यूपेशन, मतलब जहाँ जहाँ पे काम धंधा होता रहता होगा, ये वो सेटलमेंट्स हमें दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक डॉट का मतलब यहाँ पे कई किलोमीटर का इलाका हो सकता है, एक डॉट का मतलब, इतना थोड़ा फोकस रखिएगा। अब एग्रीकल्चर टेक्निक क्या होती थी, मतलब अगर खेती करते होंगे तो क्या तकनीक होती थी? तो जैसा कि हमें ये बुल मिला, यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि ये बुल टेराकोटा का बना हुआ था। टेराकोटा क्या होता है दोस्तों? टेराकोटा के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, एनसीईआरटी कई बार क्वेश्चन पूछती है, मैं कई सालों से इसके बारे में बता रहा हूँ। सिर्फ याद रखना है कि एक बर्न क्ले होती है, मिट्टी जिसको जला दी जाती है, जलाने के बाद इस मिट्टी का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करा जाता है, उसे हम टेराकोटा सॉइल बोलते हैं, जिसके खिलौने भी हमें कहीं कहीं मिले और जिसके हमें ऐसे प्रूफ भी मिले। इससे हमने ये अंदाज़ा लगाया कि एग्रीकल्चर के लिए अगर क्या पता जब बैल के सबूत मिले हमें, तो इसका मतलब ये कि भाई सिंपल सी बात है, या तो खाते होंगे, नहीं तो या तो भाई खेती वेती के लिए इस्तेमाल कर लेते होंगे। तो खामी का क्यों पालेगा कोई, है ना, खामी का तो कोई नहीं पालेगा। दूसरा, हमें मोहरों के ऊपर, सील के ऊपर भी हमें ऐसे बैल के निशान देखने को मिले। तो आर्कियोलॉजिस्ट अज्यूम दैट ऑक्सन वर यूज्ड फॉर प्लोइंग, यानी कि उस टाइम पीरियड पे बैलों का इस्तेमाल खेती करने के लिए किया जाता हो। जैसे वर्तमान सिचुएशन में भी तो ऐसा होता है कि इन्हें खेती के लिए इस्तेमाल करा जाता है, तो क्यों ना इनका इस्तेमाल पहले भी किया जाता होगा? ऑफ कोर्स पहले भी किया जाता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब खेती के सबूत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि उस टाइम पीरियड पे क्या लोहा था? लास्ट ईयर किसी बच्चे ने बताया था कि लोहे का इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस टाइम पीरियड पे लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था।
ये खेती का इस्तेमाल करते होंगे क्योंकि हमें कहीं कहीं प्रूफ मिले थे जहाँ पे हमें ऐसी लकीरें देखने को मिली जो एक नॉर्मल इंसान अगर हाथ से खेती करने बैठेगा ना तो उसके बस की नहीं है कि ऐसी लकीरों को बना सके। लेकिन हाँ, बैलों के थ्रू अगर आप प्लो का इस्तेमाल करें, प्लो शेयर का इस्तेमाल करें, जैसे हम जो बैलों के पीछे लग के फिर उसमें एक अनाज डाला जाता है ना, जैसे हम ट्रेडिशनल फार्मिंग कहते हैं, 6th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उससे जो खेती होती है ना, उससे जो लाइन बंदी चली जाती है, उससे कहा जा सकता है कि हाँ भाई ये सही तरीका था और इसी से इन्हें प्रूफ लगा कि हाँ शायद से बैलों का इस्तेमाल होता होगा। अब ऐसा हम और ज़्यादा प्रूफ हमें कैसे मिलता चला कि एविडेंस हमें मिला, हमें जुते हुए खेत मिले, यानी कि प्लोड फील्ड मिली, हमें कहाँ मिली, लोकेशन मिला हमें फाइनली चौलिस्तान पाकिस्तान में, बनावली हरियाणा, कालीबंगन राजस्थान। एक एक चीज़ आपने याद रखनी जरूरी है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। प्लेसेस कैसे थे जहाँ जहाँ पे प्रूफ मिले, सैमी एरिड जोन खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 की ज्योग्राफी जब आप लोगों मुझसे पढ़ोगे तो मैं बताऊंगा सेमी एरिड जोन प्राइमरी एग्रीकल्चर वाला पार्ट है और वो पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई सेमी एरिड जोन ये है। उसके बाद वाटर रिजर्वर, पानी की ज़रूरत है खेती करने के लिए, और खेती करने के लिए पानी की अगर ज़रूरत हो कहाँ से मिला हमें, शोतोगही में अफगानिस्तान में, और उसके धोलावीरी के अंदर हमें गुजरात में एक एम्बैंकमेंट देखने को मिला ऐसा, जिससे हमें प्रूफ लगाया कि हाँ ये पानी का इस्तेमाल, जलाशय का इस्तेमाल खेती करने के लिए या पर्सनल यूज़ के लिए करते होंगे। अब इक्विपमेंट क्या मिले खेती के लिए या दूसरी और चीज़ों के लिए, तो हमें मिले उस टाइम पीरियड पे ग्राइंडिंग, मिक्सिंग, ब्लेडिंग और कुकिंग, और हमें ये स्टोन में, मेटल में और टेराकोटा में मिला था, याद रखना। और हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें क्या मिला, सेडल भी मिला, जिसका मतलब मसालों को पीसने के लिए था। मसालों को पीसने के लिए सूखा मसाला अलग पीसने के लिए होता था और उसके बाद गीला मसाला चटनी टाइप बनाया जाता है उसको अलग पीसने के लिए होता था। लेकिन याद रखना जो भी हमें सबूत मिले या तो हमें स्टोन में मिले या तो मेटल में मिले, और मेटल के कौन से मेटल में मिले, या तो हमें उसे टिन में मिला और या तो हमें कॉपर में मिला, हमें लोहे में कुछ नहीं मिला, याद रखना, ठीक है। उसके बाद टेराकोटा तो हमें पता ही है, टेराकोटा से हमें बहुत सारे औजार देखने को मिले, खिलौने देखने को मिले, टेराकोटा से बहुत सारी मूर्तियां देखने को मिली। इन सब से हमने अंदाज़ा लगाया कि हाँ उस समय इक्विपमेंट होते होंगे और ये लोग कहीं ना कहीं खेती करते होंगे वगैरह वगैरह। अगर आप इतना बेसिक समझ पा रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि ऑफकोर्स आपको चैप्टर समझ में आ रहा है। बहुत बेसिक है, बहुत शुरुआती समय की बात बता रहा हूँ मैं, और ये ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में आ सकती है कि यार खेती अगर हो रही है तो प्रूफ तो मिलेंगे मिलेंगे। एनसीईआरटी जब आप किताब पढ़ोगे आपको और अच्छा समझ में आता रहेगा। अच्छा, डिड हड़प्पन यूज स्टोन ब्लेड सेट इन द वुडन हैंडल और डिड दे यूज मेटल टूल्स? एक क्वेश्चन है, क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग स्टोन ब्लेड जो था उसको वुडन हैंडल में इस्तेमाल करते थे या वो मेटल टूल का इस्तेमाल करते थे? ये क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे मोहनजोदारो एक ऐसा टाउन प्लानिंग बोला जाता है कि जो पूरे की पूरी हड़प्पा सभ्यता के अंदर बहुत अच्छा प्लेस माना जाता है, जिसकी टाउन प्लानिंग को द्वारका, सत्यनिकेतन, मुंबई, ऐसे जो वेल सेटल्ड प्लान प्लेसेस हैं उनके कंपैरिजन में मोहनजोदारो उस टाइम पे कुछ ऐसा ही था। बहुत सी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो मैं थोड़ा सा बेसिक और बताना चाहूँगा ताकि आप लोगों को कुछ बेसिक बातें भी समझ में आ सके। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये जितनी भी सिविलाइजेशन बसी थी वो नदियों के आसपास ही बसी थी, और या तो उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियों के आसपास बसी थी। हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा एक जगह थी और सिंधु घाटी सभ्यता से इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंध नदी के पास ही बसी हुई थी। लेकिन जब बहुत सारे सेटलमेंट्स को ढूंढा गया, याद रखना, बहुत सारी जब बस्तियों को ढूंढा गया था, बस्तियों को, बहुत सारे सेटलमेंट्स को जब ढूंढा गया था, तो उनमें से हमें एक मोहनजोदारो जो है, मोहनजोदारो, वो भी एक सेटलमेंट हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के सभी सेटलमेंट में से, यानी कि बस्तियों में से हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदारो उनमें से एक थी जो सबसे अच्छी और सबसे बारीकी टाउन प्लानिंग के नाम से जानी जाती है। आपने इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करना है। और दूसरी बात ये कि हर एक सेटलमेंट किसी दूसरी नदी पे सिचुएटेड है, यानी कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा वो भी किसी और नदी पे ही सिचुएटेड है, और जोदारो, जो भी बोलते हैं, ये भी किसी और नदी के आसपास सिचुएटेड है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर भी पूछा गया था, तो आप लोगों को इतना पता ज़रूर होना चाहिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी नदियों के पास सिचुएटेड है। अब ये तो था थोड़ा सा बेसिक बताना। अब अगर आप सभी साइट्स में से मोहनजोदारो की साइड को देखते हो तो उसकी टाउन प्लानिंग इतनी अच्छी थी, जो एनसीईआरटी में इतना बारीकी से और इतना सही तरीके से बताया हुआ है, जो यूपीएससी का बच्चा पेपर लिखेगा ना
तो उसको काफ़ी बेसिक समझ में आएगा कि लिखने के लिए एनसीईआरटी बेस्ड है। जो कंटेंट एनसीईआरटी की बुक के अंदर लिखा हुआ बहुत जेन्युइन है। तो दोस्तों अगर हम टाउन प्लानिंग की बात करें तो सभी इंपॉर्टेंट साइट्स में से मोहनजोदारो एक साइट थी जो बहुत अच्छी टाउन प्लानिंग के नाम से जानी जाती थी। अब इसकी खासियत देखिए क्या है। सबसे पहली बात, अभी रिसेंटली एक कोई नया हिस्टोरियन है, उसने एआई की मदद से हड़प्पा को रिक्रिएट करने की कोशिश करी हुई है। ज़रूर देखिएगा, इंटरनेट पे बहुत ही वीडियो वायरल हो रही है, बहुत ही इमेजेस वायरल हो रही है। लेकिन अगर हम देखें तो पूरे के पूरे जहाँ जितना भी सेटलमेंट हमें मोहनजोदारो के अंदर मिला उसमें हमें दो ही चीज़ देखने को मिली। एक तो हमें सिटाडेल देखने को मिला। सिटाडेल बोले तो ये एक दुर्ग है जो थोड़ा सा हाइट पे है। जैसे कि एक होता है ना स्लम बस्तियों में और एक ऑर्गेनाइज बस्तियों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो सेम ऐसा ही उस टाइम पीरियड में मोहनजोदारो के अंदर हमें देखने को मिला था कि एक थोड़ा हाइट पे उभरा हुआ प्लेस था और पूरी तरीके से उसकी आप एंट्री देख सकते हो, पूरी तरीके से सही तरीके से फोर्टिफिकेशन थी। उसकी एंट्री एक ही जगह से हो सकती थी और वो भी पासेस होते थे जिनके पास सिर्फ वही उसमें एंट्री कर सकते थे। जैसे आपने आसपास अपनी कॉलोनी में देखा होगा कि बाहर के जो लोग हैं जो उस कॉलोनी से बिलोंग नहीं रखते हैं उनको एंट्री कराने के लिए एक पास दिखाना पड़ता है ना। तो सेम वो जो मोहरें बनाई गई थी, जो सील्स बनाई गई थी, वो एक एंट्री पासेस की तरह इस्तेमाल की जाती थी और ये मोहनजोदारो और ऋतिक रोशन की मूवी में भी दिखाया गया है। तो सिटाडेल की खासियत हमने समझ ली। उसके बाद लोअर टाउन, आप देख सकते हो निचला शहर बोलते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि लोअर टाउन को कवर नहीं करा गया हुआ है, लोअर टाउन को कवर किया गया है। और उसके साथ साथ इस लोअर टाउन की खासियत ये थी कि इसकी जो मेन सड़क थी ना वो रेक्टेंगुलर शेप में 90 डिग्री के कोण पे काटते थे ये लोग। और उसके बाद हर बस्तियाँ जो बसी हुई थी उनके अपने खुद के कुएँ थे, अपने खुद के बाथरूम थे, ड्रेनेज सिस्टम भी काफ़ी अच्छा हम देख सकते थे। ये चीज़ें हमें लोअर टाउन के अंदर देखने को मिली थी। ऐसा नहीं कि लोअर टाउन बुरा है, लेकिन अपर टाउन के कंपैरिजन में लोअर टाउन में ज़्यादा बस्तियाँ थी और ये निचले स्तर पे बसी हुई थी, इसलिए से निचला शहर बोला गया। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब क्योंकि यहाँ पे जो अपर टाउन था, इस अपर टाउन के अंदर अगर आप देखें तो मेन चीज़ें जैसे कि स्नान घर है, उसके बाद भोजन, जो बहुत जगह ग्रेनरीज होती थी, जो सिस्टम इकट्ठा होता था वहीं रखा जाता था, और भी कुछ बेसिक चीज़ें थी जो बताई गई है। अब अगर हम देखें तो चाहे लोअर टाउन की देख लो और चाहे अपर टाउन की देख लो, जो भी ईंटें बनाई गई है ना वो एक यूनिफॉर्म शेप में। यूनिफॉर्म शेप का मतलब हमें पूरी हड़प्पा सभ्यता के सेटलमेंट के अंदर सिर्फ 3-4 प्रकार की ईंटें हमें देखने को मिली। इससे एक बात तो साबित होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को कोई ना कोई कमांड जरूर देता होगा, क्योंकि अगर एक ही साइड की ईंटें थी तो बनती कहाँ थी, इसको बनाने वाले मेकर्स की सोच क्या थी, है ना, कहाँ पे इसको बनाया जाता था, क्या मेथड इस्तेमाल किया जाता, तो इसमें थोड़ी बहुत टेक्निक भी हमें देखने को मिल सकती है। दूसरी बात अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं पे हमें सेकंड स्टोरेज बिल्डिंग भी देखने को मिली। हमें ये प्रूफ मिले थे कि सेकंड फ्लोर तक जाने के लिए सीढ़ियाँ थी, और मे भी ऐसा हो सकता है कि सेकंड फ्लोर पे पिलर्स होते होंगे और उन पिलर्स के ऊपर ये लोग घर बना दिया करते होंगे। समय के साथ साथ वो जो लक्कड़ से बने हुए पिलर्स थे वो सड़ गए, गल गए, उड़ गए, तबाह हो गए, लेकिन कहीं कहीं पे उसके थोड़े बहुत निशान बचे हुए हैं, जिससे ये उम्मीद लगाई जा सकती थी कि सेकंड फ्लोर तक अगर सीढ़ियाँ जा रही है तो सेकंड फ्लोर हमें देखने को मिलती थी। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग नहीं था, लेकिन सेकंड फ्लोर तो था। दूसरी बात, इनके घरों की खासियत देखो कितनी खतरनाक थी। जैसे आजकल होता है ना साउथ के घरों के अंदर, पुराने घरों के अंदर आंगन बीच में होता था, घर की सारी एक्टिविटी बीच में की जाती थी, और उसके बाद जो एंट्रेंस गेट होता था वहाँ से एंट्रेंस गेट से अंदर तक का कुछ दिखाई नहीं देता था। इसलिए आंगन के अंदर, मोहनजोदारो के अंदर जो आंगन होते थे, चाहे वो लोअर टाउन की ले लो चाहे वो अपर टाउन की ले लो, उन आंगन के अंदर कुकिंग का काम, वेविंग का काम, ग्राइंडिंग का काम, उसके बाद मिक्सिंग का काम, ये सारे काम इसके अंदर होते थे। आज की डेट में साउथ के अंदर जो घर बनाए जाते हैं और जो जहाँ पे स्पेस जगह होती है, यूपी साइड में बहुत स्पेस होता है, जिनके बड़े बड़े घर होते हैं, वो आंगन को बीच में ही रखते हैं। अगर आप देखें उसमें खाना बनाने का काम आज भी करते हैं, कुछ औरतें सिलाई बुनाई कढ़ाई कर रही है तो वो वहीं करेंगी, कुछ ग्राइंडिंग मसाला पीसने वाला काम वगैरह वगैरह ये सब वहीं होता था, और ये चीज़ आज भी हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखो तो मोस्ट सेंटर ऑन द कोर्ट यार्ड विद द रूम ऑफ ऑल साइड, यानी कि वही आंगन बीच में होता था और उसी के साइड में ही सभी लोगों का आपस में घर हमें देखने को मिलता था। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो एक मैं कह सकता हूँ कि वो उनके आर्किटेक्चर्स को दिखाने की कोशिश करता है।
एवरी हाउस हैड बाथरूम विच कनेक्टेड थ्रू द वॉल ऑफ द स्ट्रीट ड्रेनेज, यानी कि चाहे लोअर टाउन के अपर टाउन का देख लो और चाहे लोअर टाउन का देख लो, हर घर के अंदर अपने खुद के बाथरूम होते थे और बाथरूम की जो मेन पाइप होती थी जो टेराकोटा से बनी होती थी वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होती थी किससे, वो कनेक्ट होती थी पूरी तरीके से ड्रेनेज पाइप से, ड्रेनेज सिस्टम से, यानी कि मेन नालियों से। नालियों को भी सही तरीके से ईंटों से कवर कर दिया जाता था, ऐसे नहीं रखा जाता था। तो ये कुछ धोलावीरा के अंदर हमें प्रूफ मिले, कुछ हमें नागेश्वर बालाकोट के अंदर प्रूफ मिले। मैंने अपने वीडियो के पहले पार्ट में भी आपको दिखाया था कि इस जगह पे हमें ये प्रूफ देखने को मिले। वैसे मैंने इमेज इस्तेमाल कर दी है ताकि बच्चे को ना थोड़ा बेसिक समझ में आ सके कि बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। तो दूसरा, हमने वही सेकंड फ्लोर तक जाने के लिए कुछ कुछ बिल्डिंग्स मिली, कुछ कुछ हमें क्या कहते हैं सीढ़ियाँ मिली। सभी हाउसेस की ऑफकोर्स यहाँ पे वॉल्स हमें देखने को मिलती, मैनी हाउसेस हैज़ वेल। दूसरी बात, 700 कुएँ, पानी की कोई कमी नहीं थी उस समय क्योंकि ये नदियों पे ही बसे हुए शहर थे। तो हर किसी घर के अपने खुद के कुएं देखने को मिलते थे और ये कुएं लगभग मात्रा में 700 पाए गए। 700 कुएं एक गांव के अंदर, सबसे पुराना गांव अगर राजस्थान में आज भी कहीं चले जाओ, यूपी में कहीं पे चले जाओ, बिहार में कहीं पे चले जाओ, 700 कुएं तो आज भी आपको वहाँ नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ हमें प्रूफ मिले थे। थोड़ा बेसिक है जो समझना है आपने। और दूसरा वही कि गलियां जो गलियां थी वो ग्रेडेड पैटर्न में बनी हुई थी। ग्रिड पैटर्न का मतलब होता है सही श्रेणीबद्ध तरीके से किसी भी चीज़ को बनाना, तो उसे ग्रिड पैटर्न बोला जाता है। उसके बाद गलियां एक दूसरे को राइट ट्रायंगुलर काटती थी, तो राइट ट्रायंगुलर आप ये देख सकते हैं ऐसे, ये राइट है कि 90 डिग्री का कौन यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे आ रहा है तो ये 90 डिग्री का कौन बन रहा है, यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो ये है राइट एंगल और इस हिसाब से गलियों को काटा जाता। आज भी जो प्लॉट बनते हैं ना, वो प्लॉट कहीं ना कहीं मोहनजोदारो से इंस्पायर्ड होकर बनाए गए हैं, क्योंकि हमारे भारत के अंदर इतनी पुरानी स्पेशलिटीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो थोड़ा बेसिक है जो आपने समझना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेशल बिल्डिंग, अगर सीटाडेल की बात करी जाए तो सीटाडेल के अंदर ग्रेट बाथटब था मोहनजोदारो का, जिससे हमें ये समझ में आया कि शायद से रिलीजियस कुछ ना कुछ काम जरूर करते होंगे। मतलब ऐसा नहीं पता चला कि एग्जैक्टली इस भगवान की पूजा करते थे, लेकिन अगर कहीं पे बाथटब मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि उनका कहीं ना कहीं रिलीजन कुछ ना कुछ तो दिखाता होगा। आज के डेट में गुरुद्वारे लोग जाते हैं तो उधर भी बात बना रखा है लोगों ने, वहाँ जाते हैं लोग स्नान करते हैं। आप चले जाओ हरिद्वार तो लोग ग्रेट बाथटब की तरह ये वो हर की बॉडी और गंगा वंगा जो वहाँ पे लोग जाते हैं नहाते हैं, फिर वो जल चढ़ाने ऊपर मंदिर में जाते हैं। और ऐसा और भी जगह है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं धर्मों के अंदर होता है। हम अगर इस्लाम धर्म में देख ले तो वो भी हाथ पैर धो के जाते हैं अंदर, सबका सिस्टम अलग अलग है। तो मे भी यहाँ पे भी कुछ ऐसा होता होगा कि मोहनजोदारो के अंदर अगर ग्रेट बाथटब हमें देखने को मिला है तो कुछ ना कुछ वो रिलीजियस एक्टिविटी जरूर करते होंगे। अच्छा, अब ग्रेट बाथटब के लिए आपको एनसीईआरटी ने डीप नॉलेज नहीं दी है। उन्होंने ये नहीं बताया कि मतलब इसमें कौन सा पैटर्न इस्तेमाल करा गया, इसको कितने कितने हेक्टेयर में बनाया गया, हेक्टर कह रहा हूँ, कितने स्क्वायर मीटर में बनाया गया है, कितनी गहराई बनाई गई है, डेप्थ में नहीं बताया। आप एनआईएस की बुक को उठाओगे तो मे भी शायद से वहाँ आपको ज़्यादा नॉलेज मिले, आप यूपीएससी की बुक्स पढ़ोगे तो वहाँ आपको ज़्यादा नॉलेज मिले। इसमें कौन से पत्थरों का इस्तेमाल करा गया है, कौन से मोटार का, कौन से जिप्सम्स का, ये सब थोड़ा बहुत एनसीईआरटी ने बताया है, जो ऑफकोर्स बेसिक है, ये बहुत अच्छी बात है। इतना भी अगर बच्चों को समझ में आता तो बहुत बड़ी बात है। तो रिलीजियस फीचर्स हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत ओकेजन वहाँ पे होता था, लेकिन कौन से भगवान की पूजा हो रही है फिल्म में दिखाया नहीं है। मोहनजोदारो की छोटी सी क्लिप मैंने उठाई है, कॉपीराइट क्लेम ना कर दे कोई, लेकिन ऑफकोर्स एजुकेशन पर्पस है तो लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो रिलीजियस एक्टिविटी वहाँ पे हमें देखने को मिलती थी, तो ये थोड़ा सा अच्छी बात है। अब रिलीजियस एक्टिविटी तो हिंदू लोगों ने कहीं ना कहीं ये बताया कि शायद से शिव की पूजा करते होंगे, है ना, क्योंकि ढूंढा हम लोगों ने तो इसीलिए इसको थोड़ा सा बताने की कोशिश करी है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर इस वाटर बॉडी के अंदर पानी को रोका जाता होगा तो रोकने के लिए उन्होंने बताया कि जिप्सम्स का इस्तेमाल किया जाता था, जो आज भी वर्तमान समय पर इस्तेमाल होता है, और उसके बीच में मोटार को भर जाता था। मोटार बोले तो कंकड़ छोटे छोटे होते थे, उन कंकड़ों को ठोक देंगे जब लोग तो काफ़ी हिस्सा कवर हो जाता है, जिससे पानी ज़मीन के अंदर घुस नहीं सकता है। इसलिए इस वाटर बॉडी के अंदर आप कह सकते हैं कई हज़ारों लीटर पानी जो है वो स्टोर करके रखते थे, और ये लोग इसमें स्नान करते होंगे। स्नान करने के बाद कोई अनुष्ठान होता था, और साथ साथ में चेंजिंग रूम इसके साथ में होते थे। आप ये देख सकते हैं, पिक्चर में दिखाने की भी कोशिश करी गई है, चेंजिंग रूम आसपास में ये लोग होते थे। फिर ये लोग कहीं ना कहीं क्या कहते हैं थोड़ा बहुत अपनी जो पूजा वूजा होती थी वो करते थे। जिप्सम्स कुछ ऐसा दिखाई देता है, मोटार कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये आपको स्क्रीन पे काफ़ी अच्छी मात्रा में दिख रहा होगा। अब ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स वेल प्लान्ड सिस्टम है ड्रेनेज का। घर के पीछे नालियाँ होती थी, याद रखना, मतलब फ्रंट वाले गेट के अंदर आपको कुछ भी गंदगी नहीं दिखेगी। नालियाँ पीछे वाले गेट से होती थी, सभी की नालियाँ, ताकि गंदी जो चीज़ें होती थी वो लोगों की नज़र में ना आए, तो ये बहुत अच्छी बात थी। दूसरी बात, आप कह सकते हैं कि पाइप जो है वो नालियों से कनेक्ट हो रही है, लेकिन ये मेन नालियाँ मेन नालों में जाके मिलती थी, और फिर आगे एक सॉकेट बनाया जाता था
जिससे सारा का सारा पानी जो है वो ख़त्म हो सके। सीवरेज सिस्टम काफ़ी अच्छा था, हर जगह ईंटों का इस्तेमाल करा गया था। गलियों के अंदर इन नालियों को कवर करने के लिए भी पत्थरों का इस्तेमाल स्लेब के रूप में किया जाता था, ताकि काफ़ी अच्छी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सके। तो ये थोड़ा सा फिगर 1.8 में अ ड्रेन इन मोहनजोदारो, नोट द ह्यूज ओपनिंग ऑफ ड्रेन, ये ड्रेनेज सिस्टम का दिखाने की कोशिश करी गई है। इससे ये दिखाई दे रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम कितना अच्छा था, कितनी अच्छी तरीके से चैनल्स को बनाया जाता था, ताकि पानी जो है इतना गंदा गलियों में ना फैले। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपने समझनी है। हर जगह मोटार, लाइम्स और जिप्सम का इस्तेमाल करा गया पत्थरों को जोड़ने के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये थोड़ा बेसिक है। यहाँ पे ज़्यादा बड़े सेटलमेंट्स, बड़ी बिल्डिंग्स नहीं मिली। सेकंड फ्लोर तक जाने के लिए कुछ कुछ प्रूफ हमें मिले, ज़्यादा नहीं है। आप ये कहो कि हर जगह थर्ड फ्लोर सेकंड फ्लोर है, नहीं, कुछ कुछ जगहों पे है, तो नो लार्ज बिल्डिंग है, इतना आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ये कुछ देखो, वर्तमान समय में आज की डेट में सामाजिक असमानताएं बहुत ज़्यादा है। कोई बंदा बहुत अमीर है, कोई बंदा बहुत गरीब है, कोई बंदा हद से ज़्यादा अमीर है और कोई बंदा हद से ज़्यादा गरीब है। सोशल डिफरेंसेस आज की डेट में पैसों से की जा सकती है और कहीं ना कहीं समाज में एक ओहदे से की जा सकती है। जो बंदा हायर पोस्ट पे है वो समाज के अंदर सारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है और कहीं ना कहीं कुछ लोग अच्छा इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जो समाज के अंदर हायर पोस्ट में नहीं है उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है। सेम ऐसा ही आज की डेट में ये पता लगाना सोशल डिफरेंसेस बड़ा ही आसान है, जिसमें आम आदमी और मैंगो पीपल दोनों को ही बहुत ही बड़ी मात्रा में हरास किया जाता है, ह्यूमिलेटेड किया जाता है, एक्सप्लोइटेड किया जाता है। लेकिन अगर हम आज से 5000 साल पीछे जाएं तो समाज में कैसा अंतर है उसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। पर इतिहासकर्ताओं ने किसी चीज़ों के बिहाफ पे इसको समझाने की कोशिश करी। ये बताया कि अगर समाज के अंदर सामाजिक अंतर अगर हमें देखना था हड़प्पा सभ्यता के अंदर, तो वो सिर्फ 2 तरीके से ही देखा जा सकता था। कैसे 2 तरीके से? नंबर 1 था स्टडिंग अबाउट द ब्यूरियल्स, यानी कि कब्रें, जिनको हमने कहीं ना कहीं गड़ा हुआ पाया बहुत बड़ी मात्रा के अंदर। जैसे कि ये चीज़ बिलीव की जाती थी कि लोग मरने के बाद अपने ही घरों के तहखानों के अंदर, अपने ही घरों के अंदर अपने लोगों की लाश को या डेड बॉडी को गाड़ दिया करते थे। और मोहनजोदारो के अंदर हमें इसका प्रूफ सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इतना आप समझ जाएंगे। अगर आप इतना समझ जाते हैं तो इट मीन्स आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझ पा रहे हैं। दूसरी बात हमें जो पता चलती है वो पता चलती है स्टडिंग अबाउट द आर्टिफैक्ट, यानी कि कलाकृतियों को पढ़ना। इससे भी हमें समझ में आता है कि सामाजिक अंतर क्या था समाज के अंदर। मतलब कि आज के कंपैरिजन में और पुराने कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो समाज में सामाजिक अंतर ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स ने 2 तरीके से पता लगाया। जैसे कि नंबर 1, इजिप्ट के वासियों को ये मानना था कि उस टाइम पीरियड में पिरामिड्स में हमें बहुत सारे ऐसे रूमर्स या देखने को मिला कि वो लोग मरने के बाद मम्मी के रूप में लोगों को दफना दिया करते थे और उनके साथ वो महंगी वस्तुएं दफना दिया करते थे, जो कहीं ना कहीं उनको मरने के बाद दूसरी दुनिया में काम आएगी। ऐसे ही हड़प्पा वासी में जब हमारे क्या कहते हैं SM व्हीलर, सर मोर्टिमर व्हीलर, जब ये आए तो इन्होंने भी बताया कि हड़प्पा वासी के लोग भी कुछ ऐसे ही थे। मरने के बाद जो अपनी बेसिक चीज़ें होती थी वो लोग इस चीज़ को दफना दिया करते थे और यही प्रूफ हमें मोहनजोदारो में बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि इजिप्शियंस काफ़ी हद तक या तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों से इंस्पायर रहे होंगे या तो मोहनजोदारो के लोग या हड़प्पा वासी लोग कहीं ना कहीं इजिप्शियंस के साथ काफ़ी इंस्पायर रहे होंगे और ये हमें काफ़ी हद तक तालमेल देखने को मिलता है। तो यानी कि जब कब्रें पढ़ी गई, जब कब्रों को ढूंढा गया, एक एक चीज़ों को ढूंढा गया, तो पढ़ने के बाद इन लोगों ने पाया कि कब्रों के अंदर सोशल डिफरेंसेस है। डेड बॉडीज़ के साथ अगर प्रीशियस चीज़ें देखने को मिलती है तो इसका मतलब वो अमीर है। अगर डेड बॉडी को अच्छी पकी हुई ईंटों से सही तरीके से कवर करा गया इसका मतलब वो अमीर है। और उसके साथ अगर ऑर्नामेंट्स, पॉटरी, ज्वेलरीज, कॉपर मिरर, अगर ये सब देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब बंदा अमीर है। अगर उसके साथ साथ ये चीज़ गणना की जा रही है कि मरने के बाद वो अपनी दूसरी ज़िंदगी के अंदर इसका इस्तेमाल करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं इजिप्ट की चीज़ों से इंस्पायर्ड है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि अगर ये दफना रहे हैं तो ये हिंदू लोग नहीं हो सकते, है ना। तो ये थोड़ा बेसिक हमें समझने की ज़रूरत है। लेकिन ये तो कंफर्म है कि ये लोग दफनाने में बिलीव रखते थे, जलाने में बिलीव नहीं रखते थे। और इससे हमें पता चलता था अमीरी और गरीबी के बारे में। दूसरी बात, अगर स्टडिंग अबाउट द आर्टिफैक्ट की बात करें तो हमें डेली बेसिस पे चीज़ें उपयोग में की जाती थी, तो वो चीज़ें अगर हमें कहीं पे मिल रही है तो इसका मतलब वो आम जगह होती थी। लेकिन अगर कहीं पे हमें लग्जरियस चीज़ें देखने को मिल रही है, जैसे कि
ऐसी चीज़ें जिनको बनाना बहुत मुश्किल होता था, जो रेयर ऑब्जेक्ट्स होते थे, जो कहीं सिलेक्टेड प्लेसेस में मिलते थे, और अगर ये चीज़ें मिल रही कहीं पे तो इसका मतलब वो लोग अमीर हुआ करते थे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो अमीरी और गरीबी में सोशल डिफरेंसेस को बताने की कोशिश करता है, और यही कालीबंगन, लोथल और सुरकोदा, उसके बनावली और धोलावीरा के अंदर हमें कुछ ये चीज़ें देखने को मिल सके। और जब अब बात सारी ये होती है कि 5th पार्ट के अंदर हम क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में समझेंगे, बोले तो शिल्प उत्पादन के बारे में समझेंगे। और आप लोगों को ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे सेटलमेंट्स देखने को मिले, तो हमें ये भी देखने को मिला कि क्राफ्ट प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग जगहों पे होता था। अब ये क्राफ्ट प्रोडक्शन है क्या? देखिए, आप ये मान के चलिए कि शिल्प उत्पादन से संबंधित चीज़ें, मतलब कि मोहनजोदारो के जो लोग थे, या हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा वासी के जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मात्रा में शिल्प का उत्पादन करते होंगे। शिल्प के अंदर मालाएं हो सकती हैं, है ना, मालाएं हो सकती है। उसके बाद शिल्प के अंदर आप कह सकते हैं मनके हो सकते हैं, शिल्प के अंदर मिट्टी के बर्तन हो सकते हैं। मतलब ऐसी बेसिक चीज़ें जो उस टाइम पीरियड पे ये लोग इस्तेमाल करते होंगे। अब अगर शिल्प उत्पादन की चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं या चीज़ें जो बनाई जा रही है, तो उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टोन किस प्रकार का इस्तेमाल होता होगा, पत्थर, मेटल किस तरीके का इस्तेमाल होता होगा, धातु, उसके साथ साथ ये सारी की सारी चीज़ें किन प्लेसेस पे मिलती होंगी, स्थान, इनके बारे में हमें जानना ज़रूरी होता है, ताकि हमें, जैसे कि मान लीजिए कि हमें अगर मूर्ति मिली, मतलब वो भी एक क्राफ्ट प्रोडक्शन का एक हिस्सा है, और अगर हमें मूर्ति मिली तो उस मूर्ति के अंदर कौन सा मेटल इस्तेमाल हुआ है, कौन सा स्टोन इस्तेमाल हुआ है, कौन सी प्लेस पे मिला है, कौन सी धातु का इस्तेमाल हुआ है उस टाइम पीरियड पे, उससे हमें ये समझ में आ सकता है कि इनके पास कौन सी तकनीक थी जिसकी वजह से इन्होंने बहुत अच्छी मात्रा में इस चीज़ को इतने हज़ारों साल पहले बना के दिखाया। क्योंकि हमें पॉटर शिवा की मूर्ति मिली है, हमें बहुत सारी मूर्तियाँ लेडी की मिली है, डिवाइन गॉड की मिली है, बहुत सारे मालाएँ मिली हैं, मनके मिले हैं, मर्तबान मिले हैं, मटके मिले हैं, बर्तन मिले हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं मिली है। एंड एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो जैसे एग्जांपल के लिए चाउनहुद्रो इज़ अ टाइनी सेटलमेंट लेस देन 7 हेक्टेयर टू मोहनजोदारो, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू द क्राफ्ट प्रोडक्शन। यानी कि चाउनहुद्रो लगभग 7 एकड़ से भी छोटा प्लेस, ये ऐसी प्लेस थी जहाँ पर ऐसा बोला जा सकता है कि बहुत बड़ी मात्रा में क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। जैसे कि शेल से बनी हुई चीज़ें या शेल से कटिंग हुई चीज़ें, मेटल की बनी हुई चीज़ें, मेटल का काम होता था। और उसके बाद वेट या मोहरे जो ये बनते थे, ज़्यादातर ये चाउनहुद्रो में ही बनते थे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने याद रखनी है, कारण क्या है, कारण आपको इसलिए याद रखना है इसको क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर मेटल का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो मेटल कौन सा था, और अगर मोहरे बन रही है तो मोहरों के अंदर कौन सा पत्थर था, और उसके बाद अगर यहाँ पे शेल कटिंग का काम हो रहा है तो शेल के से क्या चीज़ें बनाई जाती थी, वेट, यानी कि उस समय सोना, उसके बाद क्या कहते हैं टिन, कॉपर, इनको तौलने के लिए जो वेट बनाए जाते होंगे, या ग्रेनेज को तौलने के लिए जो वेट बनाए जाते होंगे, वो कौन से वेट, मतलब कौन से पत्थर से बनाए जाते होंगे, ये पार्ट हो सकता है। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन में आप देख सकते हैं एनसीईआरटी ने कुछ ऐसी मालाएं दिखाई हुई है और बिल्कुल क्लियर बताने की कोशिश करी है कि उस टाइम पीरियड के अंदर अगर कोई ना कोई, अगर हमें कहीं ना कहीं स्टोन देखने को मिलता है तो स्टोन कौन सा देखने को मिलता है। स्टोन में हमारे पास कार्नेलियन है, रेड कलर का होता है, जैस्पर है, क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज है, स्टेटाटाइप है। उसके बाद मेटल देखने को मिला हमें कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड। शेल देखने को मिला, फैंस देखने को मिला, टेराकोटा और बर्न क्ले देखने को मिली। एंड एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। ये माला अगर हम देखें तो ज़रूरी नहीं है कि इस माला के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको जैस्पर ही देखने को नहीं मिलेगा। अलग अलग चीज़ें हैं जिनसे मालाओं को बनाया गया है। अब मालाओं को अगर बनाया गया है तो माला बनाने का मेथड भी है, स्पेशल टूल क्राफ्ट वर्क के लिए इस्तेमाल करा जाता था, जो हमें हड़प्पा सभ्यता के अंदर देखने को मिला। कुछ इस प्रकार का टूल था जिससे में भी शायद से इन मालाओं को बनाया जाता होगा। अब भाई अगर इस माला को बनाने के लिए टूल है तो मैं भी शायद से मटकों को बनाने के लिए भी टूल हो सकता है, बर्तनों को बनाने के लिए टूल हो सकता है, या दूसरी और बेसिक चीज़ें हैं उनको बनाने के लिए टूल हो सकते हैं। और वो टूल भी हमें मिले, पर एनसीईआरटी ने वो चीज़ नहीं दिखाई है। तो नहीं दिखाई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप तो बेसिक समझ रहे हैं ना, आपने बेसिक समझना ज़रूरी है। और यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि अगर ये चीज़ें इस्तेमाल होती होंगी तो हमें कब्रों के अंदर बहुत कुछ देखने को मिला।
एंड एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। आप ये अगर ये माला देख रहे हैं तो माला हमें कब्रों से देखने को मिला, तो क्या अगर ये चीज़ें ऐसे बन रही हैं तो क्या इसमें क्राफ्ट का काम नहीं है? क्या अगर ये कंगन ऐसे बन रहे हैं, मटके ऐसे बन रहे हैं, मालाएं ऐसी बन रही हैं, तो इसमें सब जगह क्राफ्ट का काम है। और चाउन हुदरो एक ऐसी प्लेस थी जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा क्राफ्ट के बनी हुई चीज़ें देखने को मिल रही थी। अब जो भी इन मालाओं के अंदर या ज्वेलरी के अंदर या पोइट्री के अंदर या जो भी जिन चीज़ों के अंदर जो भी स्टोन मिलता था, अब इन स्टोन का शेप भी होता था सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरेट शेप या ना सेगमेंटेड शेप। हिंदी में इसे गोलाकार, है ना, वर्ताकार और घनाभाकार ऐसे शेप्स, बेलनाकार ऐसे शेप्स बताए गए हैं। तो जो नॉर्मल है आपने समझ ली है। लोकेशन हमें कहाँ कहाँ मिली? लोकेशन जैसे कि मैंने कहा चाउन हुदरो तो जगह है ही, लेकिन लोथल, धोलावीरा, नागेश्वर, बालाकोट हमें ऐसी जगह मिली जहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि अगर क्राफ्ट का काम होता होगा, चीज़ें बनती होंगी, तो इनके पास कुछ ना कुछ स्किल टेक्निक थी। और हमें चाउन हुदरो में सबसे बड़ी मात्रा में मिली, लेकिन लोथल, धोलावीरा और भी जगह थी जहाँ पे हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही है। इससे हमें ये अंदाज़ा लगाने को मिला कि हाँ, ये लोगों को स्किल काफ़ी अच्छा था इन लोगों का। और इन जगहों पे हमें वेस्ट मटेरियल देखने को मिले, वेस्ट मटेरियल देखने को मिले। जैसे मान लीजिए मटका अगर बनाना है तो मटका बनाने के लिए चाउन हुदरो के अंदर मटका बन गया, पर बिकने के लिए मोहनजोदारो आ गया, लेकिन जो मटके का वेस्ट मटेरियल था वो चाउन हुदरो के अंदर मिला। दैट इज़ वाई हमें ये पता चला कि हाँ, चाउन हुदरो जो है वो एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। अब जैसे कि मैंने बताया कि कैसे पता चला हमें, तो एविडेंस हमें ऐसे पता चला कि वहाँ टूल्स मिले हमें उन जगहों पे, इन जगहों पे हमें रॉ मटेरियल्स देखने को मिले, हमें इन जगहों के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट देखने को मिले, हमें इन जगहों के अंदर वेस्ट मटेरियल देखने को मिला, जिससे हमने इनको कंफर्म करा। क्योंकि देखो, हमें कम से कम 16-17 साइट्स मिली थी, सेटलमेंट्स तो पता नहीं कितने सारे मिले थे। तो इन सभी साइट्स में से हमने सिलेक्टेड जगहों को ही क्राफ्ट प्रोडक्शन का नाम क्यों दिया? कारण ये था कि इन जगहों के अंदर हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिली, एविडेंस। और दिस कम्स इन योर एग्जाम, और यही चीज़ आपकी परीक्षा के अंदर आता है जो आप लोगों ने फोकस करना है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा फोकस करिएगा। थोड़ा ये वाली चीज़ भी है, मैंने इसे एनसीईआरटी के अंदर से अलग से निकाला है। इसे संचय शब्द बोलते हैं। लोगों द्वारा सावधानिक अधिकांश पात्रों जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तुओं के प्रयोग में की जाती है। ऐसे संचय आभूषण के हो सकते हैं अथवा धातु कर्मित, मतलब ज़्यादा हिंदी चले गए हम लोग, लेकिन बस आप ये याद रखिएगा कि हमें हेरॉड्स मिले। हेरॉड्स मतलब ये भी क्राफ्ट प्रोडक्शन की मेकिंग का एक हिस्सा है, जिससे हमें ये समझ में आया कि हड़प्पा वासी कुछ ऐसे मटकों को बनाया करते थे जिसमें अपनी बेशकीमती चीज़ों को, पत्थर को, सोने को या हार को, ये लोग इसके अंदर रखते थे। इसका मतलब ये था कि क्राफ्ट के सामान को स्टोर करने की भी जगहें काफ़ी अच्छी थी, चीज़ें बनती थी। मतलब आप कह सकते हैं ज्वेलरी बन रही है, मटके बन रहे हैं, उसके बाद बहुत टाइप के क्या कहते हैं मूर्तियाँ बन रही है, या ईंटों का निर्माण हो रहा है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर देखने को मिलती है। तो इस बार हमारा जो टॉपिक है ना, वो स्ट्रैटेजी फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल। मतलब अगर हड़प्पा वासी जो भी मटेरियल बनाते थे, ये सारे के सारे मटेरियल उन्हें मिलते कहाँ से थे? मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हैं तो क्या दिल्ली के अंदर वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है जो आप पहन रहे हैं, आप यूज़ कर रहे हैं? कहीं ना कहीं वो बाहर से ही हमें देखने को मिलती है। ये तो आप 200% फैक्ट मानेंगे ही मानेंगे। लेकिन आप ये चीज़ भी नोटिस करेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी जो भी वस्तुएं बनाई जाती होगी, उसका इस्तेमाल या तो उनके आसपास के इलाकों से वो लोग लाते होंगे सामान, या बहुत दूर दराज की जगहें जो होती थी वहाँ से सामान को लाते होंगे। मतलब मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? यानी कि हमें ये जानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग क्या इतने समृद्ध, इतने एक्टिव थे कि वो सामान को बाहर से भी लेके आते होंगे। तो उसका सही आंसर है यस, ऐसा होता था। हमें वेरियस तरीके मिलते हैं जहाँ पे हमने ये देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो सामान को बाहर और दूर दराज और आसपास के प्लेसेस से भी लाते थे। एग्जाम्पल के लिए हमने कुछ एस्टैब्लिश सेटलमेंट्स ढूंढे, जैसे कि नागेश्वर, बालाकोट और शोतोघई। ये मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से इसको मेंशन कर दिया है ताकि बच्चों को इस चीज़ को समझने में आसानी हो सके। याद रखें, आसानी होना ज़रूरी है ताकि आपको चीज़ें काफ़ी बारीकी समझ में आती रहे। अब दोस्तों, ऐसा बोला जाता है कि जब ये चीज़ें यहाँ से लाई जाती होगी, तो हमने वीडियो लेक्चर सीरीज़ के पिछले पार्ट में ये समझा था कि इन मटेरियल को कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऐसी जगह पे लाया जाता होगा जहाँ पे इनको या तो बनाने के लिए या उसके बीच में से अनवांटेड चीज़ों को निकालने के लिए उस प्लेस पे भेजा जाता होगा
देन वहाँ पे वो मटेरियल तैयार होता होगा और उसके बाद वो फाइनली सेल आउट होने के लिए या बेचने के लिए जाता होगा। तो दोस्तों हमें ये पता चला कि जो भी स्ट्रैटेजी होती थी किसी भी सामान को लाने ले जाने के लिए, तो सबसे पहले तो वो अलग अलग जगहों से मटेरियल को उठा लिया करते थे और उसके बाद जैसे अगर कॉपर का काम हो रहा है तो राजस्थान के अंदर, गोल्ड का काम हो रहा है तो साउथ इंडिया के अंदर, ये इन चीज़ों को भेज दिया करते थे, याद रखना, ताकि सामान काफ़ी अच्छी तरीके से ये लोग प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे एनसीईआरटी हमें नागेश्वर बालाकोट के बारे में बताती है जहाँ पे हमें शेल ऑब्जेक्ट मिले। शोधगई अफगानिस्तान के अंदर हमें लैपीज एंड लजूली, लैपीज लजूली एक ब्लू कलर का पत्थर होता है, पढ़ने में भी इतनी मुश्किलात हो रही है मुझे, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है। लोथल में कार्नेनियन और सेटाटाइट के पत्थर मिले। राजस्थान गुजरात में कुछ हमें मेटल के एक्सट्रैक्शंस मिले, कहने का मतलब कुछ ऐसे मेटल जो बाहर से मंगाए जाते होंगे और राजस्थान के अंदर फिर उनको साफ वाफ करके रखा जाता होगा। साउथ इंडिया के अंदर हमारा कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा बहुत होगा तो इसलिए वहाँ से थोड़ा गोल्ड वोल्ड भी आ जाता होगा। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ से हमने देखा कि इंडिया के आसपास के प्लेसेस पे ये किस तरीके से मटेरियल को लाते होंगे और उनका इस्तेमाल फिर ये रियल लाइफ में करते होंगे। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपने समझना है, ज़्यादा बड़ी बात इसमें है नहीं। लेकिन हमारे लिए इंटरेस्टिंग बात बताए क्या है? हमारे लिए इंटरेस्टिंग बात सबसे ज़्यादा ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, हड़प्पावासी के लोग, ट्रेड जो था वो दूसरी दुनिया के लोगों के साथ भी करते थे। जिसका जीता जागता एग्जाम्पल हमें क्या मिला? जिसका जीता जागता एग्जाम्पल हमें शेल मिले, यानी कि मोहरें मिली, हमें वेट मिले, हमें डाइज मिले और हमें बहुत सारे मालाएं मिली, बीड्स मिली, जिससे हमें ये समझ में आया कि ये ऑब्जेक्ट तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पास होता ही नहीं था। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमें दूर दराज के देशों के साथ देखने को मिला, जिससे हम 200% श्योर हो गए कि ये लोग कहीं ना कहीं बाहर के दुनिया के लोगों के साथ ट्रेड किया करते थे। तो क्लास 11th में अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी हम लोगों से, तो उसमें भी आपने इस चीज़ को काफ़ी बारीकी से समझा होगा कि मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के सिविलाइजेशन के आसपास हमें देखने को मिलती है। तो यानी कि हमें कुछ मोहरे और कुछ ऐसे डाइज, कुछ ऐसे हमें चित्र में दिखा भी रखा है, कुछ ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पास नहीं देखने को मिलती थी और वो चीज़ ज़्यादातर ये लोग बाहर प्लेसेस पे लाते थे। अगेन ये सारी वो जगहें हैं जहाँ से हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिली थी। तो अगर मनकों की बात करें तो हमें गुजरात में ये प्रूफ मिला है, हरियाणा में ये प्रूफ मिला है, जो बाहर के प्लेसेस से भी मिले होंगे शायद से। शतरंज का खेल हमें गुजरात में मिला है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि बाहर के लोगों के साथ अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उसका जीता जाता प्रूफ था। इसका एक और एग्जांपल एनसीईआरटी काफ़ी अच्छी तरीके से इसे श्योर कर देती है, वो है ओमान के अंदर ओमानी कॉपर। यानी कि हड़प्पा के अंदर हमें कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट मिले, जैसे ये वाले हड़प्पा के अंदर हमें कुछ ऐसे जार देखने को मिले जिस पे कहीं ना कहीं इस जार पर जो कोटेड हो रखा है, थिन लेयर, ब्लैक कलर की थिन लेयर जो हो रखी है, इन जार के ऊपर जो हो रखा है, ये जार हमें ज़्यादातर ओमान में देखने को मिलता है और ये वो प्लेस है। मतलब हो ये सकता है कि अगर हड़प्पा सभ्यता के लोग यहाँ से पानी के नाव के थ्रू अगर आए होंगे तो मे बी ऐसा हो सकता है कि यहाँ की जार जो है या यहाँ पे जो कोटेड जो जार है जो यहाँ पे ओमान में मिलती होगी, वो उठा के हड़प्पा वासी अपने पास लेके चले गए होंगे। क्योंकि कॉपर का इस्तेमाल तो ये लोग करते ही करते थे, लेकिन कॉपर के ऊपर ये जो मिट्टी लग रही है, जो कोटेड होती है, जो ज़्यादा गर्म होने के बाद जो छूटती नहीं है, उसका इस्तेमाल किसी भी चीज़ के लिए किया जा सकता है। खाना पकाने के लिए किया जा सकता है, चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए किया जा सकता है। तो इसका प्रूफ हड़प्पा वासी ये बताते हैं कि ओमान का जो जार है, जो कॉपर का जार है जिसमें कॉटेड लेयर ब्लैक क्ले चढ़ी हुई है, वो सिर्फ ओमान में ही मिलती थी और वो हड़प्पा के अंदर भी देखने को मिली। तो इसका मतलब जीता जाता एग्जाम्पल ये हुआ कि बाहर के लोगों के साथ ट्रेड किया करते थे। और उसके साथ साथ हमें मेसोपोटामिया, ये मेसोपोटामिया है क्योंकि हमने इनके टैक्सेस को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, इनकी लिखी हुई जो लिपि है हमने उसको काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। उसमें हमने ये चीज़ मेंशन कराते हुए देखा है कि वो कहीं ना कहीं हड़प्पा वासी को मेहुला नाम से पुकारा करते थे और कहीं ना कहीं उन्होंने दिलमुन, आज का बहरीन जो है, उनके साथ भी रिलेशन होते हुए देखा है। और दूसरा जो आज का ओमान है उसे उस समय ये मगन करके नाम है, ये बुलाया करते थे। तो ये थोड़ा सा एक और हमें ये प्रूफ करा देता है
कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बाहर से सामान को लाते होंगे और उससे बिजनेस भी करते होंगे और सामान को लाना ले जाना काफ़ी आसान होता होगा। कुछ भी बिजनेस के नियम भी होते होंगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किया करते थे। तो ये थोड़ा सा बेसिक है, ज़्यादा आपने जानना नहीं है, आपने महारत हासिल करनी नहीं है। यूपीएससी के बारे में जब इन फ्यूचर पढ़ेंगे तो और डीपली पढ़िएगा और मज़ा आएगा। तो थोड़ा सा मैंने इसको मैप में दर्शाने की कोशिश करी है। अच्छा, यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिला है कि दे मेंशन द प्रोडक्ट फ्रॉम मेहुला, कार्नेलियन, लेपिस लाजुली, कॉपर, गोल्ड एंड वेरियस ऑफ वुड। यानी कि मेहुला के जो लोग थे वो बाहर की प्लेसेस पे अलग अलग किस्म की चीज़ों को लाया करते थे। और इवन मेसोपोटामिया के क्ले टैबलेट्स के ऊपर ये हमें प्रूफ देखने को मिला है कि वो मेहुला के लोगों को कहीं ना कहीं नाविकों की ज़मीन बोला करते थे। नाविक लोग वो जो नाव चला के दूसरी प्लेस पे आया करते थे। और इवन हमें वैसे भी हड़प्पा सभ्यता के अंदर बहुत सारी मोहरें मिली थी जिनमें हमें नाव बना हुआ दिखाई दिया। तो इससे श्योर होता है कि एनसीईआरटी आपको समझा रही है कि ये लोग बाहर से भी ट्रेड किया करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है सील एंड सीलिंग, यानी कि मोहर और मुद्रण। इसका इस्तेमाल क्या है? देखो, मोहरों का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया जाता था। जैसे कि नंबर 1, कोई लोअर टाउन का बंदा है, अपर टाउन में जाना चाहता तो एक पास का काम किया करती थी। नंबर 2, सामान दूर दराज अगर जाना है तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, सोर्स ऑफ नॉलेज के लिए मोहरों का इस्तेमाल किया जाता होगा। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पे ये कहीं ना कहीं अगर सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लाते होंगे तो उसका तरीका यही होता था कि ये जिस सामान को दूसरे प्लेस पे भेज रहे हैं उसके बैग के ऊपर एक क्ले को पूरी तरीके से चिपकाने के बाद उस पर मोहर मार दिया करते थे, जैसे आज हम लोग करते हैं। अमेज़ॉन से अगर कुछ भी सामान आता है तो फिर आप देखते हैं कि उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं प्रूफ के रूप में उसमें कोडेड नंबर होता है, ओटीपी नंबर होता है, जब दूसरे बंदे के पास जाता है तो वेरीफाई हो जाता है। तो ये तरीका जो आज अमेज़ॉन कर रहा है वो कई हज़ारों साल पहले हड़प्पा वासी कर चुके थे। क्योंकि अमेज़ॉन भी सेम ऐसी ही चीज़ें हैं जो क्या कहते हैं, आजकल तो चलो स्कैनर होता है तो प्रूफ पता चल जाता है, लेकिन उस टाइम पीरियड पे जब लॉन्ग डिस्टेंस पे सामान को भेजा जाता था तो अलग अलग मोहरों का इस्तेमाल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए किया जाता था। और अगर जो मिट्टी की क्ले किसी बोरी के बैग के ऊपर कवर करके चिपका के फिर जब उस पर स्टंप मारी गई है तो सिर्फ ये वही बंदा खोल सकता था जिसका ये सामान होता था। सेम वैसा ही जैसे आज आप लोग अमेज़ॉन का जो भी बुकिंग जिसने कर रखी है, आप उसके ओटीपी या उसकी परमिशन के बिना उस सामान को नहीं खोल सकते हैं। तो इसीलिए मोहरों का इस्तेमाल हमारा जो था उस टाइम पीरियड पे जिस बंदे ने इस चीज़ को भेजा है, जिस सेंडर ने इस चीज़ को भेजा है, उसकी आइडेंटिफाई को क्लियर करने के लिए मोहरों का इस्तेमाल किया जाता था। तो अलग अलग टाइप की मोहरें हैं, आप देख सकते हो 150 मोहरें, 300 मोहरें हमें अलग अलग जगहों पे मिली हैं। तो इसीलिए हड़प्पावासी के लोग ऑफकोर्स उस टाइम पीरियड पे लिखना जानते थे, क्योंकि हमें कई मोहरों के ऊपर लिखी हुई प्रूफ मिली है। तो जनरली आज तक तो हम लोग इसको नहीं पढ़ पाए हैं क्योंकि ये मैसेज सही से कन्वे नहीं करा पा रही है, तो हम नहीं कह सकते कि ये एग्जैक्टली कहना क्या चाहते थे। लेकिन ये भाषा बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। मोहरों पे ज़्यादातर जानवरों के निशान हमें देखने को मिलते थे। जानवरों के निशान के साथ ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता था और नीचे कुछ ना कुछ लिखा होता था। क्योंकि अभी तक भाषा नहीं पढ़ी गई है तो इस भाषा को हम अनडेसिफर्ड बोल सकते हैं। ये भाषा अभी तक पढ़ी नहीं गई, यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी आया था इसके बारे में, तो इतना आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बेसिकली सील जो है वो मैसेज कन्वे करवाती थी किसने इसको भेजा है। जैसे कि मान लीजिए कि अमेज़ॉन ने अगर भेजा है तो अमेज़ॉन के लोग ये प्रूफ कराते हैं कि इस डिपार्टमेंट से आया है। जिसने इसको ख़रीदा है तो वो अपना प्रूफ देता है कि मैंने बुक किया है ना। तो कुछ मार्क वाला सिस्टम होता है जिससे हमें पता चल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हड़प्पा इंस्क्रिप्शन बहुत ही शॉर्ट है। कोई इंस्क्रिप्शन काफ़ी ऐसे हैं जो समझ में नहीं आते, लेकिन ये है कि ये राइट टू लेफ़्ट लिखे जाते हैं। हम लोग हिंदी कैसे लिखते हैं? हम लोग हिंदी भी क्या कहते हैं, हम लोग हिंदी लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं ना, लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं हम लोग हिंदी और इंग्लिश में। लेकिन इसकी जो भाषा थी वो यहाँ से लिखी जाती थी, यहाँ से लिखी जाती थी, फिर यहाँ से लिखी जाती थी, फिर यहाँ से लिखी जाती थी। तो ये थोड़ा सा अंदाज़ा देखने वाली बात है कि लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती थी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने समझना है। अब दूसरी बात ये कि साइन कम से कम 300 से 350 से 400 होते थे। हड़प्पावासी के लोग, मेसोपोटामिया के लोग 5000 साइन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनकी भाषा पढ़ी जा चुकी है। पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की भाषा आज तक नहीं पढ़ी गई है, तो बड़ी रहस्यमयी है। यहाँ पे नंबर्स में इतने सारे हो सकते हैं, लेकिन ऑफकोर्स है। अब वेट की बात करें तो वेट ऑफकोर्स प्रीशियस सिस्टम है वेट का। चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे ख़रीदना और बेचने के लिए आज हम
इलेक्ट्रॉनिक वेट का इस्तेमाल करते हैं, पर पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पुराने ज़माने में ये लोग कहीं ना कहीं क्यूबिक शेप के अंदर उन वेटों का इस्तेमाल करते थे और इन इन चीज़ों को अलग अलग स्टोन से बनाया जाता था। याद रखना, अलग अलग पत्थरों से बनाया जाता था। एनसीईआरटी ने लास्ट ईयर ये पूछा था कि आप बताइए कि जो क्या कहते हैं वेट था मेसोपोटामिया के अंदर, वो कौन से पत्थर से बनाया जाता। तो उस पत्थर का नाम चट था। याद रखना, चार्ट कहीं लिखा हुआ है कहीं कहीं, तो चट बोले या चार्ट बोले तो एक ही बात है। सामान को वेट करके तोलने के लिए, बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता। तो मोहरों का वेट अलग अलग था, बहुत छोटे से छोटे सामान को वेट करने के लिए और बड़े से बड़े सामान को वेट करने के लिए भी इनके पास बाट देखने को मिलते थे। जिस तरीके से अलग अलग टाइप की पोइट्रीज बनाई, अलग अलग टाइप के मोहरे बनाई, वेट बनाए, ब्रिक्स बनाए और इवन बहुत सारे टाइप की ब्रिक्स बनाए, और इसका प्रोडक्शन सिंगल सेंटर कहीं हो सकता है। दूसरी बात, कहीं कहीं पे हमने देखा कि ईंटों के साइज़ सेम हैं। उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें जम्मू से लेके गुजरात में जितनी भी हमें साइट्स मिली, उन सब के अंदर हमें लगभग सेम टू सेम देखने को मिला। तो इस हिसाब से क्या पूरी की पूरी जो हड़प्पा सभ्यता थी, पूरी की पूरी जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसके अंदर क्या कोई ऐसी एंशिएंट अथॉरिटी थी जो पूरी हड़प्पा वासियों को चलाती होगी? क्योंकि हम अगर कुछ चीज़ें देखें जो नेशनल म्यूज़ियम, दिल्ली के नेशनल म्यूज़ियम में पड़ी हुई हैं और लोथल से कुछ चीज़ें ली गई है, तो उसमें भी अगर आप देखो तो मिट्टी के बर्तनों को भी इतने अच्छी तरीके से बनाने के बाद इसके ऊपर किस तरीके से कलाकारी की गई है ताकि ये मिट्टी का बर्तन भी अच्छा लगे। तो इतना सोच समझ के चीज़ें बनाने के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने किसी ना किसी की मदद तो ली होगी या कुछ ना कुछ तो ज़रूर किया होगा। तो इस हिसाब से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को ऐसा कहा जाता है कि मे भी शायद से वहाँ पे या तो कोई राजा ज़रूर होगा जो इस पूरी चीज़ को कमांड करता होगा, या हिस्टोरियंस ने ये पता लगाया कि हमें कुछ ऐसे सेटलमेंट्स भी मिले जो स्ट्रैटेजिकली, मतलब पोजीशन के हिसाब से देखे जाए तो अलग अलग लोकेशन पे बेस तो हैं, लेकिन ज़्यादातर वो पानी के पास ही पाए जा रहे हैं, ज़्यादातर पानी के पास पाए जा रहे हैं। दूसरी बात, लेबर जो थी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ज़रूर मोबिलाइज करती होगी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ज़रूर जाती होगी, ईंटें बनाती होगी, और ईंटें बनाने के बाद वो प्लेटफॉर्म्स, दीवारें भी बनाती होगी। और सोचे से कितने लेबर्स, कितनी ईंटें, कितनी क्यूबिक टन मिट्टी लगी होगी इतने बड़े सेटलमेंट्स को बनाने के लिए। एनसीईआरटी में बहुत अच्छा कैलकुलेशन भी दे रखा है कि हर दिन 150 क्यूबिक मिट्टियाँ खोदी जाती होगी। लगभग इतने सारे लाख लोग एक साथ आके काम करते होंगे। अगर इतने परसेंटेज के लोग भी इतने काम कर रहे हैं और इतनी ईंटें बना रहे हैं, तो इतने कितने टाइम में इतनी सारी ईंटें बनी होंगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी हमें बता रही है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए वो यही है कि हु ऑर्गेनाइज दीज एक्टिविटीज़। ये सारी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करता कौन था? कोई ना कोई तो करता ही होगा ना। तो अगर कोई ना कोई करता था तो कौन करता था? तो एंशिएंट अथॉरिटी के हिसाब से 3 सबसे बड़े क्वेश्चन आते हैं। या तो इसको कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई भी रूलर नहीं था इस सोसाइटी के अंदर और ये बस भगवान के नाम पे चलती होगी, या तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता होगा कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग राजा हमें देखने को मिलते थे, और या तो पूरे के पूरे हड़प्पा वासियों का सिर्फ एक इंडिविजुअल, एक राजा होता होगा और इसी के कमांड पे सारे लोग चलते होंगे। जैसे आज की डेट में पीएम सबसे बड़ा है, उसके नीचे हर स्टेट के सीएम हैं और उसके नीचे ग्राम पंचायत या लोकल सरदारियाँ होती हैं। तो मे बी हड़प्पा वासियों के साथ भी ऐसा देखने को मिला होगा, लेकिन मे बी, दिस इज़ ऑल अबाउट मे बी, नथिंग इज़ श्योर, नथिंग इज़ वेरी ट्रू अबाउट दैट। तो ये थोड़ा फोकस करिएगा। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी में जब आंसर पूछा जाए कि आपसे पूछे कि सेंट्रल अथॉरिटी, केंद्रीय प्रशासन किसके पास होता होगा, तो ये 3 सबसे बड़े हिस्टोरियंस के द्वारा क्वेश्चंस निकल के आते हैं कि या तो पूरे समाज में कोई राजा नहीं होगा, या तो हर जगह पे अलग अलग राजा होंगे, या तो एक ही राजा होगा जो सारे डिसीजंस लेता होगा। तो ये सबसे बड़ा इशू हमें देखने को मिला है। हमें एक पोटा शिवा, मतलब एक बंदे की इमेज मिली है, इसे हम कहीं ना कहीं बोलते ये हैं कि ये वहाँ का शायद से शासक होगा, इसीलिए मूवियों के अंदर कुछ ऐसा इसको दिखाने की कोशिश करी गई है। तो ये थोड़ा सा है हड़प्पा वासियों की। अगर हम कब्रों को खोद के देखें तो उससे भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, जैसे कि उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा था, वो स्क्रप्चर्स कैसे बनाते थे। उसके अंदर हमें कॉटन के भी हमें प्रूफ देखने को मिले कि कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल भी करते थे। तो ये बहुत बड़ी बात इन्फॉर्मेशन है। ड्रेसिंग सेंस का स्टाइल हमें कहीं ना कहीं अलग अलग मूर्तियों से, चाहे वो कॉपर की बनी हो, ब्रॉन्ज की बनी हो, स्टोन्स की बनी हो, स्टेटाटाइप्स की बनी हो, रेड स्टोन से बनी हो, टेराकोटा से बनी हो,
इन सभी से अगर हम देखें तो उनसे हमें ड्रेसिंग सेंस पता चलता है, जिसको काफ़ी हद तक मूवी के अंदर कॉपी करने की कोशिश भी करी गई थी। तो ये थोड़ा सा हमें समझ में आता है। दूसरा, हमें एक एक व्यक्ति मिला था जिसको हमने देखा कि उसका हाथ टूटा हुआ है, लेकिन अगर हमने उसको कलरिंग करके देखा और उसको एआई के ग्राफ की मदद से बनाने की कोशिश करी तो इसे प्राइस्ड किंग के नाम से बोला जाता है। और हमें एक यौगिक पोस्चर के टाइम पीरियड पे हमें एक राजा भी देखने को मिला जिसके चारों तरफ पे अलग अलग एनिमल्स थे। याद रखना, यूपीएससी के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि आप बताइए कि अगर यौगिक पोस्चर के अंदर अगर कोई मिला तो उसके आसपास में कौन कौन से जानवर थे। राइनोसोरस, बुफेलो, गॉड, टाइगर एंड एलिफेंट। उस आपसे पूछ लेगा क्या इसके अंदर लॉयन था, तो आप लिखोगे नहीं था लॉयन। ठीक है, तो ये पूछा हुआ है। मे बी दिस ईयर एनसीईआरटी पूछ ले इसके ऊपर, तो ये ज़रूर फोकस करना। लेकिन हाँ, ये है कि एक राजा की मूर्ति मिली है। मे बी ये राजा हो सकता है, इसकी दाढ़ी अच्छी है, इसने एक शॉल पहना हुआ है, बाजूबंद पहना हुआ है, सर पे कुछ पहना हुआ है। तो ये काफ़ी हद तक इजिप्शियन से मिलते हुए लोगों की कैटेगरी हमें देखने को मिलती है। लेकिन हमें इस मूर्ति से ड्रेसिंग सेंस तो समझ में आ जाता है कि ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छा था, तो उसी को मूवी में दिखाने की कोशिश करिए। अब दो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिले जिससे हमें इनका थोड़ा सा रिलीजियस फीचर्स देखने को मिलता है। कालीबंगन और लोथल के अंदर हमें सेक्रीफाइस की गई हुई फायर ऑल्टर देखने को मिलती है। सेक्रीफाइस की गई फायर ऑल्टर का मतलब होता है अग्निवेदी, जिसमें मे भी शायद से पूजा वूजा करते होंगे। इसका प्रूफ तो हमें यहाँ पे देखने को मिला था। मोहनजोदारो के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। यहाँ पे हमें क्या मिला था, ग्रेट बाथटब। इससे ये प्रूफ होता है कि शायद से रिलीजियस प्रैक्टिस ज़रूर करते होंगे। लेकिन हड़प्पा वासी पूरी तरीके से श्योर नहीं थे कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ यही किया करते होंगे या इस पे ही पूरी तरीके से डिपेंड रहते होंगे। दे आर नॉट श्योर अबाउट दिस। तो इस पे थोड़ा फोकस करिएगा। लेकिन फिल्मों के अंदर यहाँ पे यही दिखाने की कोशिश करी गई है कि ये वहाँ पे रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। ये ऐसा फिल्म मेकर के बंदे को लगता है, बट आई एम नॉट श्योर, हिस्टोरियन श्योर नहीं है। बस ये एक कहानी है जो आपको मूवी के थ्रू समझाने की कोशिश करी गई है। बट हाँ, दिस मूवी विल हेल्प यू सो मच टू अंडरस्टैंड इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। वो काफ़ी कुछ समझा देगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। अब ऑफकोर्स मनगढ़ंत कहानियाँ हैं थोड़ी एनसीईआरटी के अंदर जो समझनी है, जैसा कि सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हुई, यानी कि अगर हड़प्पा वासी इस धरती पे आए थे तो चले कैसे गए। जैसा कि इस धरती पे एलियन आए और हमें पता नहीं चला कब गए, क्यों गए, कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं पता चला। ऐसे इतनी पुरानी सभ्यता है, इतने सारे राजा थे या राजा नहीं था या एलियन था, हमें कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन बस ये हिस्टोरियन बताते हैं कि अगर हड़प्पा सभ्यता के लोग ख़त्म हुए होंगे तो कारण क्या है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, वनों की कटाई बहुत बड़ी मात्रा में हो गई होगी, तो पेड़ पौधे पक्षी जानवर सब मर गए होंगे, तो इसीलिए शायद से सभ्यता ख़त्म हो गई होगी। और बहुत बड़ी मात्रा में बाढ़ आ गई होगी। मूवी के अंदर तो बाढ़ दिखाई गई है कि बाढ़ आई थी। और दूसरा, या तो ज़मीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ होगा, या तो आर्यन जो लोग थे उनका आक्रमण हुआ होगा और इनके पास कुछ भी नहीं था और इसलिए मर गए होंगे लोग। तो बड़ा ही अजीब सा है, लेकिन क्या करें, हमें समझना ज़रूरी है। दूसरा, ज़मीन ने या नदी ने अपना रास्ता बदल लिया होगा, तो ये काफ़ी हद तक बाढ़ से ही संबंधित है। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से फैक्ट है 200%। कहानी कहाँ से शुरू होती है वो देखिए हमारी कंट्री के अंदर आपको पता होगा कि हमने आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बनाया था। आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है क्या, पहले मैं थोड़ा सा आपको ये समझाता हूँ, देन आपको थोड़ी बेसिक कहानी समझ में आएगी। देखो, एक चीज़ तो बिल्कुल अच्छी तरीके से लोगों को क्लियर है कि हमारा भारत जो था 1858 के बाद यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी राज नहीं कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा हमारे पूरे के पूरे भारत के अंदर अब डायरेक्टली ये ख़त्म हो चुके थे। और जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, ब्रिटिश रूल, वो पूरी तरीके से आ चुका था, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद हम लोग पूरी तरीके से ख़त्म हो गए थे। देन फाइनली देखा यह जाता है कि 1861 में आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट करी जाती है। इसे भारतीय पुरातत्व विभाग बोला जाता है, जिसका मेन मकसद यही था कि भारत के अंदर जो पुरानी से पुरानी चीज़ें हैं उनको ये लोग सॉल्व करें। ये लोग ये देखने की कोशिश करना चाहते थे कि किस तरीके से पूरी की पूरी भारत के अंदर जो पुरानी चीज़ें हैं उनको देखा जाए, उनके इतिहास के बारे में समझा जाए। तो इसकी शुरुआत होती है। देन फाइनली 1865 के अंदर हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, कनिंघम, माफ़ी चाहूँगा अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप देख लीजिएगा। कनिंघम को 1865 के अंदर फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है। अब जब फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है तो कहानी ये बोली जाती है कि कहीं ना कहीं कहानी ये बोली जाती है
कि कहीं ना कहीं लोग जो है पाकिस्तान के आसपास के इलाकों में रेलवे पटरियां बिछा रहे थे। रेलवे पटरियां बिछा रहे थे। देखिए, रेलवेज इसलिए बिछा रहे थे अंग्रेज लोग ताकि भारत के आसपास के मसाले या पाकिस्तान के आसपास के मसाले वो भारत में माइग्रेट करके ला सके, और रेलवे जितना ज़्यादा अच्छा होगा अंग्रेज़ों का कनेक्शन उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, मतलब उतनी ज़्यादा उनकी पकड़ जो है इलाके के अंदर देखने को मिलेगी। अब हो यही रहा था कि पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं, जब इसकी शुरुआत हुई खोदने की ज़मीनों को, तो ज़मीनों के अंदर से पत्थर जो है वो निकलने चालू हुए। जब पत्थर निकलने चालू हुए तो उसके बाद शुरुआती समय में तो रेलवे इंजीनियर्स को लगता था कि मे भी हो सकता है कि पत्थर गहराई के अंदर है तो थोड़े बहुत पत्थर मिल सकते हैं। लेकिन जब आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट को ये पता चला कि बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जहाँ पे रेलवे पटरियाँ हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा के आसपास रेलवे बिछ रही है, वो रेलवे के आसपास कहीं ना कहीं बहुत सारे ब्रिक्स, बहुत सारी ईंटें जो है वो पाई जा रही है। और ईंटों का स्टैंडर्ड, ईंटों का यूनिफॉर्म शेप एक ही था। वैसे तो 3 प्रकार की ईंटें मिली थी लगभग। देन फाइनली ये काम को पूरी तरीके से रोका गया, और रोकने के बाद उस समय अलेक्जेंडर कनिंघम नहीं थे बट जॉन मार्शल थे, जिनको पता चला कि सही मायने में यहाँ कोई रहस्यमयी चीज़ें हैं, कुछ तो राज है। देन फाइनली इतने लंबे समय के बाद हमने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो ढूंढ के दिखाई। तो ये थोड़ा सा इतिहास है जो एनसीईआरटी नहीं बताती है, लेकिन अगर हम हड़प्पा के बारे में समझें तो डिस्कवरिंग हमारी उसकी ऐसे ही हुई, मतलब हमें इतिहास जो है वो ऐसा ही हमें देखने को मिला था। तो बेसिक है, आपने जो समझना है। अब शुरुआती समय में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, इनको अपॉइंट करा जाता है। आप देख सकते हो, ये जब इनकी अपॉइंटमेंट करी जाती है तो अलेक्जेंडर कनिंघम को हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जब अलेक्जेंडर को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट बोला गया तो फिर आप नोटिस ये करेंगे कि शुरुआती समय में इतिहास को ढूंढने का काम इन्हीं का था। लेकिन आप देखेंगे 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम को एक मोहर मिली हड़प्पा सभ्यता की, और ये मोहर जो थी किसी ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इसको ला के दी। इस मोहर को देख सकते हैं, कुछ मोहर ये कुछ ऐसी थी। यहाँ पे तो एनसीईआरटी में दे रखी है, यहाँ पे मैंने यूज़ नहीं करी है, लेकिन एक ब्रिटिश अधिकारी को बहुत पुरानी मोहर मिली जो आपकी एनसीईआरटी के पहले पेज पे वो मोहर यानी कि वो स्टंप यानी कि वो जो सील है वो आपको देखने को मिलती है। अब जब आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मोहर का इस्तेमाल करा तो इस्तेमाल करने के बाद उसने देखा कि मे भी शायद से इतिहास का कोई पुराना पार्ट हो सकता है, इसको ढूंढने की शुरुआत करते हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या करा? अलेक्जेंडर कनिंघम ने बहुत पुराने चाइनीज़ अकाउंट्स जो थे उनको ढूंढने की शुरुआत करी। उन्होंने देखा कि क्या इसके बारे में क्या पता कहीं ना कहीं लिखा हो, कुछ तो लिखा होगा। तो उन्होंने सबसे पुराना कोई अकाउंट वेरीफाई करा, तो उन्होंने चाइनीज़ जो यात्री भारत के अंदर ट्रैवल करने आते थे, अशोक के टाइम पीरियड पे भी आए थे और बुद्धा के टाइम पीरियड पे भी हमने देखा कि कुछ चाइनीज़ ट्रैवल ने कुछ ना कुछ लिखा था। तो उन्होंने कम से कम, जैसे हड़प्पा सभ्यता जो है वो तो लगभग 0 से 3000 साल पीछे की बात है, लेकिन उन्होंने 4 AD और 7 AD यानी कि 0 से 400 या 300 साल से लेकर 400 साल पुराना लिखा हुआ इतिहास उससे रिलेटेड ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन ऑफ कोर्स मोहर से रिलेटेड उसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो इसीलिए यहाँ पे वो थोड़ा सा वरी हो गया कि ऐसा क्या हो गया कि ये ऐसी कौन सी स्टंप या मोहर है जो ऑफ कोर्स हमें समझ में नहीं आ रही है। कारण ये था कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करना बड़ा मुश्किल था। हड़प्पा के फिर बाद में बहुत सारे आर्टिफैक्ट 19वीं शताब्दी में मिलने लग गए और ज़्यादा बड़ी मात्रा में मिलने लग गए, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो हड़प्पा की मोहर सबसे पहले एक ब्रिटिश ऑफिसर ने किसको दी? एक ब्रिटिश ऑफिसर ने अलेक्जेंडर कनिंघम को दी थी, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम इसको पता ही नहीं लगा पाया कि ये है क्या। तो यहाँ पे इन्होंने चाइनीज़ के पुराने लिखे हुए सबूतों को, पुराने इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन इनको ये लगता था कि चाइना के अंदर अगर चाइनीज़ ट्रैवलर्स ने अगर जो इस मोहर से रिलेटेड अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो शायद से ये उससे और अगर पुराना होगा ये स्टम्प। तो मे भी उन्होंने कहा कि शुरुआती समय में लोग जो है गंगा घाटियों के पास रहते थे और शायद से ये भारत के इतिहास से संबंधित हो सकता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, लेकिन पुख्ता सबूत के साथ नहीं पहुंच पाए थे। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं कह सकता हूं कि अलेक्जेंडर ने इतिहास को ढूंढा, बिल्कुल गलत है। अलेक्जेंडर ने कोशिश करी, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पता लगाया कि ये जो मोहर मिली है ना, ये बहुत ही पुरानी सभ्यता की है, जो मैं कह सकता हूँ कि उससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ हमारे पास नहीं है। वो काफ़ी करीब पहुँच गए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि असलियत ये है। तो इसे हम अलेक्जेंडर कनिंघम का भ्रम भी बोलते हैं, भ्रम।
कन्फ्यूजन है आपके एनसीईआरटी के अंदर वो दिया हुआ है, तो ये कहा गया। देन फाइनली अलग अलग समय पे अलग अलग और आर्कियोलॉजिस्ट आने चालू हुए। अलेक्जेंडर कनिंघम रिटायर हुए और रिटायर होने के बाद फिर हमने और आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को देखा। जैसे पहले थे जॉन मार्शल। याद रखना, जॉन मार्शल ये एक ब्रिटिश अधिकारी हैं, इन्हें डायरेक्टर जनरल एएसआई का बनाया गया, लेकिन इन्हीं के अंडर में रखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, ये दो व्यक्ति थे, आप देख सकते हैं, जिन्होंने 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा को ढूंढा और रखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदारो को ढूंढा। याद रखना, ये दोनों व्यक्ति जो थे ये जॉन मार्शल के अंडरटेकिंग में थे, लेकिन ये थे एक इंडियन, जिन्होंने सबसे पहले हड़प्पा में कुछ मोहरें मिली, उसके बाद मोहनजोदारो में 150 से ज़्यादा मोहरें मिली, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जॉन मार्शल, उनकी बड़ी वाहवाही हुई। वाहवाही क्यों हुई? क्योंकि इन्हीं के टाइम पीरियड में ही ये चीज़ें हुई और इसीलिए 1924 के अंदर इन्होंने पहली बार अनाउंस करा कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता को हम लोग ढूंढ चुके हैं, जिसे न्यू सिविलाइजेशन कहा गया। और यहाँ पे जॉन मार्शल ने पूरी तरीके से जब पूरे के पूरे साइड को खोदने की शुरुआत करी, तो ये थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ टेक्निकल अलेक्जेंडर कनिंघम के मुकाबले में ठीक थी, लेकिन ये अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ग्रीस से इन्होंने पढ़ाई करी थी, किसी जगह का एक्सकवेशन कैसे करना है वो इन्होंने बताया। लेकिन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने जो खुदाई करनी चालू करी उसे हॉरिजॉन्टल रूप में करनी चालू करी। हॉरिजॉन्टल खुदाई होती है बिल्कुल एक ही ज़मीन को बिल्कुल सीधी सीधे लेयर में काटते चले जाना। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने क्या कहते हैं थोड़ी बहुत कमी निकाली। एनसीईआरटी पेपर में पूछ लेती है, क्या बताइए कि अलेक्जेंडर कनिंघम और जॉन मार्शल के बीच में क्या डिफरेंस है, या जॉन मार्शल के बाद जो आए आपके व्हीलर, उनके एक्सकवेशन यानी कि खुदाई, जो ज़मीन की खुदाई हो रही है, उनको दोनों में क्या डिफरेंस पाया जाता है। तो यहाँ पे याद रखना, जॉन मार्शल आए थे, उन्होंने हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रेखा में इन्होंने इसकी खुदाई करनी चालू करी थी। तो थोड़ा सा आपने इस पर फोकस ज़रूर करना है, ठीक है। ये उन्होंने खुदाई करनी चालू करी। उसके बाद व्हीलर आए, व्हीलर साहब आए, सर मोटाइमर व्हीलर है। इन्होंने क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल नहीं करी, इन्होंने कहा कि ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं एक्सकवेशन बहुत गलत है। उन्होंने दूसरी तरीके से इसको खुदाई करने की शुरुआत करी। देखो, दो तरीके से ज़मीन की खुदाई होती है और पेपर के अंदर ना यही चीज़ आपकी उसमें आने वाला है कि आप बताइए कि एस एम व्हीलर और उसके बाद जॉन मार्शल के बीच में क्या डिफरेंट है। तो याद रखना, इसे स्टारीग्राफी बोलते हैं। यहाँ पे वर्ड इंग्लिश में भी लिखा होगा, ये रहा स्टारीग्राफी। ये होता क्या है, आप थोड़ा सा इसे खुद भी सेल्फ ढूंढिए और क्यूरियोसिटी जगा के रखिए, ठीक है। ये ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो फाइनली प्रॉब्लम फेस्ड बहुत सारे क्या कहते हैं इतिहासकर्ताओं को हुई, क्योंकि इतिहास को ढूंढना और इसे सही तरीके से बनाना बड़ा ही मुश्किल होता है। आप कह सकते हैं कि आज की डेट में इसकी सभ्यता की भाषा को ढूंढा नहीं जा सकता, लेकिन भाषा तो छोड़ो, हमें बहुत सारे मटेरियल भी हड़प्पा सभ्यता में मिले थे, जैसे टूल्स हो सकते हैं, ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें डेली बेसिस पे इस्तेमाल हो रही है। लेकिन उसको हड़प्पा के लोगों ने कैसे इस्तेमाल करा होगा और हिस्टोरियंस ने उसको कैसे दिखाया होगा ताकि लोग समझ सके आसान भाषा के अंदर, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी आर्कियोलॉजिस्ट के लोगों की। क्योंकि इतने सारे आर्टिफैक्ट मिले, कब्रों का सबसे ज़्यादा सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, कि कब्रों में इतने सारे बर्तन, मोहरें, ज्वेलरीज, उसके बाद स्ट्रक्चर कैसा था उनका, उनके कपड़े क्या यूज़ करते थे वो लोग पहनने के लिए, सब चीज़ उनको ब्यूरियल्स के अंदर मिली इन्फॉर्मेशन के रूप में। लेकिन उसको सही तरीके से सही चीज़ ठहराना, जस्टिफाई करना, वो बड़ा ही मुश्किल था जो आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों ने करा था। तो ये चैप्टर का अंत था। और दोस्तों, पहला पार्ट हमने ख़त्म कर लिया है, बड़ा ही आसान भाषा में हमने किया है ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सके। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।